हेलो ऑल। इस मैराथन के अंदर हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो रहने वाला है आपका कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। अगर हम बात करें कॉप के बारे में, और उससे पहले मैं आपको यूएनईपी के बारे में बताऊंगा कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम क्या है। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। फिर ऐसी कन्वेंशंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो ओजोन लेयर डिप्लीशन को रोकने के लिए हुई है। ठीक है, तो मोटा मोटा एजेंडा मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। फिर हम अगर बात करें यूएनएफसीसीसी के बारे में डिस्कस करेंगे, और अगर हम बात करें तो क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, उसके बाद में और भी इंपॉर्टेंट जो कॉप्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और जो लास्ट कॉप के अंदर डेवलपमेंट हुए हैं हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, हो सकता है कि आपके एग्जाम में आराम से आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए होता क्या है, दुनिया में पहली बार, अगर हम बात करें वर्ल्ड में पहली बार एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई क्या होती है, कॉन्फ्रेंस होती है, और उसका नाम होता है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट। और ये कब होती है? स्टॉकहोम में होती है, स्वीडन के अंदर। कब? 1972। और इसके अंदर पहली बार ये कहा जाता है कि हमें इंटरनेशनल एनवायरमेंटल लॉस को बिल्ड करना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि कोई भी अपनी मर्जी से क्या कर रहा है, मन में आ रहा है जितना पॉल्यूशन में जा रहा है, मन में आ रहा है जितना जो रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज एक्सप्लॉइट कर रहा है। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए। इट मार्क द इमरजेंस ऑफ इंटरनेशनल एनवायरमेंटल लॉ, कि इंटरनेशनल एनवायरमेंटल लॉ बनाने की हमें रिक्वायरमेंट यहाँ पे होनी चाहिए। यहाँ पे बात है। अब इसके अंदर ही स्टॉकहोम डिक्लेरेशन या फिर डिक्लेरेशन ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट को क्या कहता है, यहाँ पे एस्टैब्लिश किया जाता है। और यहाँ पर बोला जाता है it established 26 principles for various international environmental issues, nature resource management, pollution prevention and relationship between environment and the development। मतलब यहाँ पर बहुत सारे क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए और बोला कि भाई डेवलपमेंट करो, अच्छी बात है, डेवलपमेंट होना चाहिए। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली होना चाहिए। ये नहीं कि आप डेवलपमेंट के नाम पे एनवायरनमेंट को क्या कर रहे हैं, खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल उसको डैमेज कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस तो बना दिए, लेकिन एजेंसी कौन दे? एजेंसी बनानी पड़ेगी जो इन रूल्स एंड रेगुलेशन को तो देख रही है, इंप्लीमेंट करवा रही है। तो फिर इसके लिए यहाँ पर यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम को एस्टेब्लिश किया गया, और इसको क्या बोलते हैं? यूएन एनवायरनमेंट भी बोलते हैं। ध्यान रखना, क्या बोलते हैं इसको? यूएन एनवायरनमेंट। तो क्वेश्चन आपसे सीधे पूछ जाएंगे कि यूएनईपी या फिर यूएन एनवायरनमेंट कब एस्टैब्लिश हुआ था, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे हेडक्वार्टर की हम बात करें तो क्या, केन्या नैरोबी के अंदर क्या इसका हेडक्वार्टर है। स्टैब्लिश कब हुआ? तो आप बोलेंगे 5 जून 1972 को। तो आपने देखा होगा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे भी हम कब सेलिब्रेट करते हैं, तो आप बोलेंगे 5 जून को। यहाँ पे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे अगर हम बात करें तो कब सेलिब्रेट करते हैं हम? 5 जून या 5 जून को। इट वॉज द फाउंडेड एज ए रिजल्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट इन 1972। डिक्लेरेशन आई, अब उनको रूल्स एंड रेगुलेशन को चलाने के लिए, उनको इंप्लीमेंट करवाने के लिए कुछ ना कुछ तो होगा, तो इसलिए यहाँ पर यूएनईपी क्या एक प्रोडक्ट निकल के आया, स्टॉकहोम डिक्लेरेशन क्या, अगर हम बात करें तो। अब नेक्स्ट चलते हैं। यूएनईपी इज द एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन। इट कोऑर्डिनेट्स यूएन एनवायरमेंटल एक्टिविटीज। ये एक एजेंसी है किसकी? यूनाइटेड नेशन की, जो क्या करती है, एंड यूएन की जो एनवायरमेंटल एक्टिविटीज है उसको कोऑर्डिनेट करने का काम करती है। इट असिस्ट डेवलपिंग कंट्रीज इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनवायरमेंटल फ्रेंडली पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस। ये कोशिश करता है असिस्ट करने का, या फिर असिस्ट करता है किसको? अगर हम बात करें डेवलपिंग और पुअर नेशन को, ताकि वो क्या कर सके, एनवायरमेंट फ्रेंडली एक्टिविटीज को अडॉप्ट कर सके। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO, यूएन एनवायरनमेंट एस्टैब्लिश द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। देखिए कब? 1988 के अंदर WMO, और अगर हम बात करें किसकी? WMO एंड यूएनईपी या फिर यूएन एनवायरनमेंट ने ही क्या किया है? आईपीसीसी को एस्टैब्लिश किया है। अभी आईपीसीसी क्या है, टेंशन मत लीजिए, हम पढ़ेंगे। आईपीसीसी से फुल फॉर्म अगर बात करो तो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। कब एस्टैब्लिश किया? 1988 के अंदर एस्टैब्लिश किया। UNEP has registered several success such as
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अब यूएनईपी की वजह से ही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ है 1987 के अंदर, और मिनीमाता कन्वेंशन हुआ है 2012 के अंदर। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये कनाडा के अंदर साइन हुआ था, क्यों? ओजोन लेयर डिप्लीशन को रोकने के लिए। मिनीमाता कन्वेंशन की हम बात करें तो ये मर्क्यूरी पॉल्यूशन से रिलेटेड है। अगर आप देखेंगे किससे रिलेटेड है, मर्क्यूरी पॉल्यूशन से रिलेटेड है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर हो चुकी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, आईपीसीसी। मैंने बताया था आईपीसीसी को एस्टैब्लिश किया था किसने एस्टैब्लिश किया, WMO एंड यूएनईपी ने। तो यही बोला गया है आईपीसीसी इज ए साइंटिफिक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी अंडर यूएन। पहला क्वेश्चन पूछेगा कि भाई किस टाइप की बॉडी है, तो आप बोलेंगे साइंटिफिक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। इसको कब एस्टैब्लिश किया गया, 88 में। किसने, WMO एंड यूएनईपी में। इसके हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो आपसे पूछा जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। अगर हम बात करें मेंबरशिप की, तो मेंबरशिप ऑफ द आईपीसीसी इज ओपन टू ऑल मेंबर्स ऑफ द WMO एंड यूएनईपी। जो यूएनईपी और WMO के मेंबर हैं उन सब के लिए क्या है, आईपीसीसी की मेंबरशिप क्या है, खुली हुई है। आईपीसीसी प्रोड्यूसेस रिपोर्ट दैट सपोर्ट्स द यूएनएफसीसीसी। ये रिपोर्ट क्या करता है, यहाँ पर प्रोड्यूस करता है, जो सपोर्ट करता है किसको, यूएनएफसीसीसी को। अब ये यूएनएफसीसी क्या है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। अपन डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लीजिए, बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। IPCC reports covers all relevant information to understand the risk of human-induced climate change, its potential impacts and option for adaptation and mitigation। मतलब ये बताता है कि ह्यूमंस की वजह से एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। ऑफकोर्स नेगेटिव ही पड़ने वाला है क्योंकि हम नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं, ठीक है। तो उससे लड़ने के लिए और उससे तैयार होने के लिए, उसको कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, चेंज इट्स पोटेंशियल इम्पैक्ट एंड ऑप्शन फॉर अडेप्टेशन एंड मिटिगेशन, ठीक है। आईपीसीसी डज नॉट कैरी आउट इट्स ऑन ओरिजिनल रिसर्च। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आईपीसीसी जो है वो खुद की कोई भी रिसर्च नहीं करता है, मतलब थाउजेंड्स ऑफ साइंटिस्ट एंड अदर एक्सपर्ट्स कॉन्ट्रीब्यूट ऑन ए वॉलेंटरी बेसिस पे आते हैं और वो क्या करते हैं, कॉन्ट्रीब्यूट यहाँ पर करते हैं, खुद से कुछ भी रिपोर्ट नहीं करता है यहाँ पे। In 2007, IPCC received Nobel Peace Prize shared with an American environmentalist। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि IPCC को नोबेल पीस प्राइज कब मिला, तो आप बोलेंगे 2007 में। विद अगर हम बात करें शेयर किया था इन्होंने किसके साथ में, एल गोरे कौन थे यहाँ पे, अगर हम बात करें अमेरिकन एनवायरमेंटलिस्ट थे। और IPCC पब्लिश करता है क्या, असेसमेंट रिपोर्ट क्या करता है, ये पब्लिश यहाँ पर करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ये है आईपीसीसी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पे कन्वेंशन रिलेटेड ऑन ओजोन लेयर डिप्लीशन, कि भाई ओजोन लेयर डिप्लीशन से कन्वेंशन रिलेटेड कौन कौन है। देखो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा। पहले तो आपको पता होगा कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसको हमने अलग अलग लेयर्स के अंदर क्या कर डिवाइड कर रखा है। अगर आप शुरू में देखेंगे तो आपको यहाँ पर सबसे पहली लेयर देखने को मिलेगी 20 से 25 किलोमीटर के आसपास देखने को मिलेगा मैक्सिमम से। सरफेस से अगर आप देखेंगे ऊपर जाएंगे 10 से 12 किलोमीटर के आसपास देखेंगे तो आपको यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पे बात करें तो स्ट्रेटोस्फेयर देखने को मिलेगा। फिर उसके ऊपर जाएंगे तो आपको मीजोस्फेयर देखने को मिलेगा, और उसके ऊपर जाएंगे थर्मोस्फेयर, और उसके ऊपर जाएंगे तो एक्सोस्फेयर देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूँ आपसे सरफेस से 100 किलोमीटर ऊपर, तो यहाँ पर एक लाइन है, उसको बोलते हैं क्या, कारमान लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कारमान लाइन। कारमान लाइन, कारमान लाइन एक ऐसी लाइन है जिसको ये माना जाता है कि अर्थ के एटमॉस्फेयर और स्पेस को अलग करती है। यही क्या है, कारमान लाइन। तो क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि कारमान लाइन क्या, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने अर्थ के जो एटमॉस्फेयर उसको डिवाइड कर रखा है। यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे, ठीक है, अलग अलग लेयर्स के अंदर। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे ओजोन की, तो ओजोन आपको मिलती है कहाँ पे, स्ट्रेटोस्फेयर में देखने को मिलती है, ठीक है। मोस्टली अगर हम बात करें जो ओजोन लेयर का कंसंट्रेशन है मैक्सिमम आप देखेंगे 15 to 13 किलोमीटर का यहाँ पर क्या है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। क्या देखेगा, 15 to 30 किलोमीटर पे आपको मैक्सिमम 90% का मिलेगा कंसंट्रेशन देखने को यहाँ पे मिलेगा। कहाँ पर, स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर में भी आप देखो, कभी कभी सुना होगा आपने ओजोनोस्फेयर के बारे में सुना होगा, ओजोनोस्फेयर। तो ओजोनोस्फेयर कोई अलग नहीं है, स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ही जहाँ पे मैक्सिमम क्या मिलेगा, ओजोन मिलेगी। तो ओजोन की बात करते हैं। ओजोन इज ए नेचुरली अकरिंग मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ 3 ऑक्सीजन एटम्स। इट हैज द केमिकल फॉर्मूला O3।
ओजोन इज फाउंड इन डिफरेंट लेवल्स ऑफ अर्थ एटमोस्फेयर। अबाउट 90% ऑफ ओजोन, बताया था मैंने आपको, 15 to 30 किलोमीटर के अबव द अर्थ सरफेस। कहाँ पर? स्ट्रेटोस्फेरिक जोन के अंदर। अब खास बात क्या है, अगर ओजोन आपको ग्राउंड लेवल पे देखने को मिलती है, ठीक है, मतलब ग्राउंड पे है, तो ये एक पॉलिटेंट की तरह बिहेव करती है। इट इज फाउंड एट ग्राउंड लेवल इन द लोअर कंसंट्रेशन ट्रोपोस्फेरिक जोन। हियर ओजोन इज पॉलिटेंट दैट इज ए की पार्ट ऑफ स्मोक ओवर सिटी। मतलब अगर हम बात करें यहाँ पे, और इसकी वजह से आपको देखो स्मॉग देखने को मिलता है। देखो अगर आपने एक सुना होगा कोहरा, एक सुना होगा धुंध, ठीक है ना, आपको अगर आइडिया होगा तो यहाँ पे कि एक तो होता है कोहरा, ठीक है, कि कोहरा आ गया मतलब, ठीक है, और एक होता है धुंध, ठीक है। तो धुंध जो है वो स्मॉग है, अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है, वो धुंध स्मॉग है, और वो क्या है, पॉल्यूटेंट की वजह से होता है। ये मोस्टली आपको शहरों में देखने को मिलेगा, गांव में आपको नॉर्मली आपको फॉग देखने को मिलेगा, जो कोहरा हम बोलते हैं जिसको, ठीक है ना, वो उसमें आप देखोगे तो हमारे लिए हानिकारक कोई भी चीज़ नहीं होती है, ठीक है। लेकिन स्मॉग के अंदर बात करेंगे तो ये शहरों में देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ टॉक्सिक गैसेस की वजह से, ठीक है। The ozone layer was discovered in 1913 by French physicists Charles Fabry and Henry Buisson। इन दोनों ने क्या किया था, उसको खोजा था ओजोन लेयर को। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे, ठीक है। अब ओजोन लेयर करता क्या है, तो देखिए ध्यान रखिएगा, ये सन से जो आने वाली हार्मफुल अल्ट्रावायलेट लाइट है उनको एब्जॉर्ब करता है, और अगर हम बात करें अर्थ को प्रोटेक्ट करता है। अगर मान लीजिए ओजोन लेयर ना हो तो क्या हो, तो जितना भी वेजिटेशन है वो सारा का सारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। आपकी जो बिल्डिंग्स वगैरह हैं ये टूटने लग जाएंगी, बिखर जाएंगी, ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं कि ह्यूमंस की, तो ह्यूमंस इसमें सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, उनको तरह तरह के स्किन डिजीज हो जाएंगे, हो सकता है स्किन कैंसर भी हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, बहुत सारी यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है अगर ओजोन ना हो, लेकिन ओजोन है इसलिए आप आराम से बचे हुए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। द थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर इज मेजर्स इन डॉप्सन। अगर हम बात करें थिकनेस की, मोटाई की, तो अगर हम बात करें किसके यूनिट, इसको मेजर करने की यूनिट क्या है, तो आप बोलेंगे डॉप्सन है। द स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इज यूज्ड टू मेजर ओजोन डिप्लीशन। अगर आपसे पूछा जाए कि ओजोन डिप्लीशन के लिए अगर हम बात करें क्या यूज किया जाता है, तो आप बोलेंगे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को यूज किया जाता है। अब यहां पर जो लाइन है इसको थोड़ा ठीक से समझिएगा, ये बोला गया है द ओजोन लेयर थिक एट द पोल एंड थिन एट द इक्वेटर, कि इक्वेटर पर ओजोन की जो मोटाई होती है वो पतली होती है कंपेयर टू पोल। पोल पे अगर देखेंगे तो ओजोन लेयर क्या होती है, मोटी होती है, ठीक है, यहाँ पे बोला गया है। और वर्ल्ड ओजोन डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, आप बोलेंगे 16 सितंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं। अब आप कहेंगे, अब एक चीज़ समझिए, पहले मैं आपको दिखाता हूं कि ओजोन लेयर बनती कैसे है, तो आपको ये आइडिया होना चाहिए ओजोन लेयर बनती कैसे है। चलिए, तो हम बात कर रहे थे कि ओजोन लेयर जो है, मतलब ओजोन का जो प्रोडक्शन है वो किस टाइप से होता है, किस तरीके से ओजोन बनती है, ठीक है, ये आपको मैं बताने वाला हूं। अब बात देखिएगा, जो सन की अल्ट्रावायलेट लाइट पड़ती है किस पे, जब ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल पर सन की अल्ट्रावायलेट लाइट क्या करती है, गिरती है, तब ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल दो ऑक्सीजन के एटम में डिवाइड हो जाता है, और लाइट की प्रेजेंस में ही आप देखेंगे ये जो ऑक्सीजन के एटम टूट चुके हैं, आप देखेंगे 2 बार में, दूसरे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ में ये क्या होता है, जुड़ जाता है, और फिर ये ओजोन मॉलिक्यूल को बनाता है। मतलब ये क्या फॉर्म करता है, O3 फॉर्म करता है। इस तरीके से ये सब काम क्या होता है, अल्ट्रावायलेट लाइट की प्रेजेंस में होता है। अब आप कहेंगे कि सर मैक्सिमम जो सनलाइट है वो तो थ्रू आउट ईयर आपको कहाँ मिलती है, इक्वेटर पर, तो फिर जो मैक्सिमम ओजोन का प्रोडक्शन है वो तो इक्वेटर पर होना चाहिए। और अगर हम बात करें, अगर इक्वेटर पर ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है किसका, ओजोन का, तो फिर जो लेयर है वो भी क्या होना चाहिए, इक्वेटर मोटी होनी चाहिए। तो बोलेंगे आप द ओजोन लेयर थिक एट द पोल्स थिन एट द, लेकिन यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है, ऐसा क्यों? देखिए बिकॉज ऑफ विंड्स। अगर हम बात करें इक्वेटर्स पे, अगर हम बात करें, हवाएं क्या करती है, ऊपर उठती है और पोल्स की तरफ जाती है, ध्यान रखेगा। तो दैट्स वाई ये अपने साथ जो ओजोन है उसको भी कैरी करके कहाँ ले जाती हैं, पोल्स की तरफ ले जाती हैं, और थ्रू आउट ईयर एक प्रोसेस चलती है। तो जो ओजोन है वो पोल्स की तरफ, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ जाके इकट्ठा होना स्टार्ट कर देती है, और इस वजह से वहां की लेयर क्या जाती है, कंपैरेटिवली मोटी जाती है। और अगर हम बात करें इक्वेटर की, तो वहां पर जैसे ही ओजोन का प्रोडक्शन होता है वो वापस ट्रैवल करके कहां पहुंच जाती है, पोल्स की तरफ। इसलिए वहां पर लेयर जो होता है वो थिन मिलती है, कंपेरेटिव हम बात करें किसकी, पोल्स की, वहां पे थिक होती है क्योंकि वहां पे जाके जमा हो जाती है, ठीक है। पहली बात तो ये है। अब
दूसरी बात मैं आपसे यहाँ पे बात करूँगा, क्योंकि आपने सोचा होगा कि सर फिर तो जो पोल्स है वहाँ पर आप देखेंगे होल पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे तो लेयर क्या है, मोटी। प्रॉब्लम यहाँ पर है, आपने सुना होगा 1980s के अंदर हुआ क्या था कि जो ओजोन लेयर के अंदर होल मिला था वो आपको साउथ पोल पे मिला था, अंटार्कटिका के ऊपर। अब कहेंगे सर वहाँ पे तो लेयर मोटी है। ऑफ कोर्स लेयर मोटी है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे आप देखेंगे ओजोन का प्रोडक्शन या तो नहीं हो रहा है या फिर न के बराबर हो रहा है, क्योंकि सनलाइट मिलती ही नहीं है उनको। 6 मंथ्स में उनको सनलाइट मिलती नहीं है। आप समझ में आया कि नहीं आया? तो वहां पर ओजोन का लेयर का जो प्रोडक्शन है वो उस लेवल का नहीं हो रहा जो इक्वेटर पर हो रहा है। तो अगर वहां पर डिप्लीशन होगा तो उसको भरने में भी टाइम लगेगा। भाई मैं बताया ना, वहां पे थ्रू आउट ईयर चलती रहती है प्रोसेस। तो अगर आज डिप्लीशन हुआ तो कल क्या ओजोन पहुंच जाएगा वहां पे? ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये प्रोसेस पूरे साल भर चलती है। समझ में आया? अब होता कैसे है ओजोन का डिप्लीशन, वो भी देख लीजिए आप। देखिए एक CFC गैस होती है, कौन सी? क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है। सबसे पहली बार इसको रिकॉग्नाइज किया गया कि ये सबसे ज्यादा रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए? ओजोन लेयर के डिप्लीशन के लिए, CFC। इसके अंदर जब ये भी क्या एनवायरनमेंट में जाती है, ठीक है, और इसमें से अल्ट्रा वायलेट लाइट के प्रेजेंट में जो क्लोरीन है इसका जो एक एटम है वो अलग हो जाता है। अब ये क्लोरीन का एटम घूमता रहता है एनवायरनमेंट में और कहां पहुंच जाता है? ओजोन लेयर या फिर ओजोन स्फीयर में पहुंच जाता है। अब यहां पर जब आप देखेंगे ओजोन का, जब ये ऑक्सीजन का एटम क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल हो रहा है, 2 एटम में टूट रहा होता है अल्ट्रावायलेट लाइट की प्रेजेंस में। तब ये फिर किससे जुड़ेगा? ये O2 से जुड़ेगा, मतलब ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से, फिर O3 बनाएगा। ये क्या होता है, जो क्लोरीन है इसको पहले ही अपने साथ जोड़ देता है और ClO फॉर्म कर लेता है। क्या होता है? ClO फॉर्म कर लेता है और ये बेचारा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल घूमता रहता है और O3 नहीं बना पाता। अब जब O3 नहीं बनेगी, आप समझिए, तो क्या होगा? वहां पे डिप्लेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब हो क्या रहा है, अगर मान लीजिए ये क्लोरीन का एटम इक्वेटर पे गया, वहां पे इसने काम किया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दूसरा वहां पे क्या है, ओजोन बन जाएगा, क्योंकि लाइट क्या है वहां पे प्रेजेंट है, तो कॉन्टिन्यूसली बनते रहेगा, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें पोल्स पे, तो पोल्स पे धीरे धीरे क्या करेगा, ये डिप्लेशन स्टार्ट कर देगा और बहुत बड़ा होल बना देगा, क्योंकि वहां पर तो ओजोन कहां से आएगी? इक्वेटर से, तो आने में टाइम लगेगा, तो वहां पे होल बन जाता है बहुत बड़ा। तो इस तरीके से क्या होता है, आप देखेंगे ओजोन लेयर के अंदर आपको होल देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट चलते हैं अपन। तो इसके रिगार्डिंग सबसे पहले आप बात करेंगे, वियना कन्वेंशन हुआ यहाँ पे। वियना कन्वेंशन कब? 1985 के अंदर वियना कन्वेंशन है, वियना ऑस्ट्रिया में बोला गया। इट अडॉप्टेड इन 1985 वियना कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर इज द प्रेसिक्यूटर टू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल in the 1985 Vienna Convention for the ozone layer provided framework for international cooperation on ozone layer। ये एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवाता है इंटरनेशनल कॉपरेशन, किसको कम करने के लिए? ओजोन लेयर को, डिप्लेशन को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए। अब यहां पर क्या होता है, इसके बाद में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन होता है कब? 1987 के अंदर। कहां पर? प्लेस कहां पर है? मॉन्ट्रियल, कनाडा की बात कर रहे हैं। The Montreal Protocol is an international environmental agreement to protect the Earth's ozone layer by eliminating the use of ozone depleting substances। मतलब ODS बोला गया है यहाँ पे, ऐसी गैसेस जो क्या करती हैं, ओजोन लेयर का डिप्लीशन करती है, जिनकी वजह से हम बात करें ओजोन लेयर क्या हो जाती है, उसमें होल देखने को मिलता है, उनको क्या बोलता है? ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस। ठीक है, उनको एलिमिनेट करने के लिए, यूज ऑफ एलिमिनेट, क्योंकि ऐसे केसेस को हम काम में ले रहे थे। ठीक है ना। द ट्रीटी वॉज एग्रीड अपॉन September 16, 1987। दैट्स वाई September 16 को हम क्या बोलते हैं? वर्ल्ड ओजोन डे हम बात करते हैं यहाँ पे। वर्ल्ड ओजोन डे हम क्या करते हैं? सेलिब्रेट करते हैं यहाँ पे। केम इनटू इफेक्ट ऑन कब आया? January 1st, 1989 को इफेक्ट में आया। It was the first treaty to be universally ratified by 197 countries. India joined as a party in Montreal Protocol। कब किया? 1992 के अंदर। ठीक है, अब मैं बात करूं, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस के अंदर कौन कौन आता है, तो आप बोलेंगे यहाँ पे CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस के अंदर आता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड उसके अंदर आता है। हेलोन्स गैसेस आती हैं और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स आते हैं। मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, ये सब क्या है? ODS है, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। ऑल्दो हम बात करें यहाँ पे बहुत सारे जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं उनको हमने खत्म कर दिया है। नोट यहां पर लिखा हुआ है, इंडिया कंप्लीटली फेज आउट ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ CFC, कार्बन टेट्राक्लोराइड, हेलोन्स इन
मतलब 2010 से ही हमने इनका यूज़ खत्म कर दिया है। मैक्सिमम आप देखेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन पे लेवल पे हमने खत्म कर दिया, इंडस्ट्री लेवल पे खत्म कर दिया है। अगर हम बात करें यूजेज ऑफ CFC का, क्या यूज़ करते थे हम? प्लास्टिक फॉर्म बनाने में, प्रेशराइज एजेंट इन एरोसोल कैंस के अंदर, क्लीनिंग एजेंट फॉर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, रेफ्रिजरेटर, AC के अंदर काम में लेते थे, प्रोपेलेंट्स में और सॉल्वेंट्स इंडस्ट्री, इस सब में हम काम में लेते थे किसको? CFC को। अब आप बोलेंगे कि सर फिर तो हमने सब कुछ कर दिया होगा। ऑफ कोर्स हमने अब जो 1980s के अंदर आपको होल था वो अब देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अगर हम बात करें 21 सेंचुरी में भी हमने नोटिस किया कि भाई ओजोन लेयर का अभी तक भी स्टिल क्या हो रहा है, यहाँ पे डिप्लीशन हो रहा है। अब उसका रीजन क्या है? अगर हम बात करें तो उसका ये पता लगा कि HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन भी क्या करती है, ये काम करती है। अगर हम बात करें तो इसके लिए किगाली अमेंडमेंट आया रवांडा के अंदर 2016 में। अब बोला गया कि हमें HFC को भी क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा, गायब करना पड़ेगा। लेकिन देखो इतना ईजी नहीं होता है, ठीक है ना, इतना इजी नहीं कि आज बोला कल हो गया, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इंडिया रेटिफाइड द किगाली अमेंडमेंट टू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इन सितंबर 2021, ठीक है। द अमेंडमेंट रिक्वायर्स कंट्रीज टू फेज आउट HFC एंड रिप्लेस देम विद climate friendly alternatives. India will phase out its production and consumption of HFC in 4 step. तो जो कब से स्टार्ट होंगे? 2032 से स्टार्ट होंगे। हमने यहाँ पे 4 स्टेप में करेंगे और ये कब से स्टार्ट हो? 2032 से हो रहे हैं। 32 के अंदर हम कर लेंगे रिड्यूस कंजप्शन बाय कितना? 10%। 37 में कितना कर देंगे? 20%। 42 में कितना कर देंगे? 30%। और 47 में कितना कर देंगे? 85% कम कर देंगे। कितना? 85। ध्यान रखिएगा 100% का टारगेट नहीं है, क्वेश्चन पूछेगा आपसे और आप क्या करेंगे, उसको 100% कर देंगे। तो ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप कितना करें, 85% करेंगे, 100% का यहाँ पे नहीं है का 47 के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, देखिए हो क्या रहा था, ग्लोबल वार्मिंग अगर बात करें यहाँ पे, एनवायरमेंट जो हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर है, अगर उसके अंदर जो टेम्परेचर है वो आप देखेंगे कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा था। तो यहाँ पर एक सबमिट हुआ जिसको बोला गया यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट और अर्थ समिट और रियो समिट जो 1992 के अंदर हुआ। यहाँ पर यह मुद्दा उठाया गया कि भाई देखो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो लास्ट 100 ईयर्स के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है अगर हम देखा जाए तो, और अगर ये ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता रहा तो ह्यूमंस का यहाँ पर रहना, सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। तो इसके लिए यहाँ पर क्या बनाया गया, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC को यहाँ पर नेगोशिएट किया गया। कब? 1992 के अंदर रियो डी जेनेरियो ब्राजील अर्थ समिट, रियो समिट में। अब बात करते हैं किसकी, UNFCCC की। UNFCCC को कहां नेगोशिएट किया, रियो डी जेनेरियो में। साइन कहां किया गया, तो 1992 के अंदर न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर, न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर क्या कहते हैं उसको साइन किया गया था। और ये फोर्स में कब आया, तो मार्च 21 1994 के अंदर क्या है ये फोर्स में आया। और मेंबर्स कितने थे, 197 कहते हैं इसके मेंबर नेशन थे। सेक्रेटरीट की हम बात करेंगे तो इनिशियली कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में, लेकिन बाद में इसको शिफ्ट कर दिया है बॉन जर्मनी में। कब? 1996 के अंदर इसको कर दिया, शिफ्ट कर दिया। तो क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कि भाई UNFCCC का अगर बात करें सेक्रेटरीट कहाँ है, तो आप बोलेंगे कहाँ, इनिशियली कहाँ था, जिनेवा स्विट्जरलैंड में, फिर बाद में कहाँ कर दिया, बॉन जर्मनी में। The UNFCCC established a framework for action to stabilize concentration of greenhouse gases in the Earth atmosphere. यहाँ बोला गया कि हम स्टेबलाइज करेंगे किसको, ग्रीन हाउस गैसेस के कंसंट्रेशन को, कहाँ पे, अर्थ के अंदर, मतलब उसको और बढ़ने नहीं देंगे हम। अब आप कहेंगे सर ग्रीन हाउस गैस क्या है, अपन बताएंगे, टेंशन मत लीजिए आप, ठीक है। इट इज पेरेंट ट्रीटी ऑफ 1997 क्योटो प्रोटोकॉल और 2015 पेरिस एग्रीमेंट। ये क्या है, पेरेंट ट्रीटी है, ठीक है, मतलब वो दोनों ट्रीटी, क्योटो प्रोटोकॉल और अगर बात करें पेरिस एग्रीमेंट, इसी से ही निकले हैं, ध्यान रखना। अब नेक्स्ट जो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि साहब ये ग्रीन हाउस गैस क्या है, तो पहले आपको ग्रीन हाउस गैस पढ़ना पड़ेगा। देखो ग्रीन हाउस गैस जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, पहली बात तो, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब ग्रीन हाउस गैस होती क्या है समझिए, देखिए ये हमारा अर्थ का क्या है, एटमॉस्फेयर। हमको पता है यहाँ बहुत सारी गैसेस क्या कर रही है, यहाँ पे घूम रही है, इस तरीके से हमारे एटमॉस्फेयर में यहाँ पे घूम रही है। देखिए अर्थ से हमारे यहाँ पे जो आप देखेंगे सन से, ये क्या है, हमारा सन है, सन से बहुत ज़्यादा अल्ट्रा वायलेट लाइट कहाँ पे गिरती है, अर्थ पे आती है, अर्थ की सरफेस पे आती है, ठीक है। इनको जब सन से आती है कहाँ पे, अर्थ पे, तो इनको बोलते हैं शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन। क्या बोलते हैं इनको, शॉर्ट वेव
सोलर रेडिएशन। क्या बोलते हैं? शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन को बोला जाता है। जब कहाँ से आती है हम बात करें तो जब ये आती है कहाँ से? सन से। अब ये क्या करती है? अर्थ की सरफेस को गर्म कर देती है। क्या करती है? अर्थ की सरफेस को क्या करती है? वार्म करती है, गर्म कर देती है। अब अर्थ का अपना एक क्या है? हीट बजट है। मतलब अर्थ जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा सन से, मतलब सनलाइट के थ्रू, तो उसको वापस क्या करेगा? स्पेस के अंदर रिलीज कर देता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। मतलब ये क्या हुआ? शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन आई सन से, कहां पे? अर्थ की सरफेस पे, अर्थ को गर्म किया। अब अर्थ क्या होगा? वापस अपनी जो ये एनर्जी जिसने ग्रैब की है उसको वापस रिलीज करेगा और अपना हीट बजट जीरो कर लेगा। मतलब जितना हीट कैरी किया उतना ही वापस लौटा देगा कहां पे? स्पेस में, इन द फॉर्म ऑफ हीट। अब जब यहां पर अर्थ से ये जब वापस रेडिएशन जा रही होती है, इसको बोलते हैं लॉन्ग वेव सोलर रेडिएशन। क्या बोलते हैं? लॉन्ग वेव सोलर रेडिएशन। क्या बोलते हैं इनको? इन फॉर्म ऑफ हीट। हीट जाती है यहां पे, ठीक। अब प्रॉब्लम क्या है? जब ये वापस जा रही होती हैं तो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर कुछ गैसेस ऐसी हैं जो इस हीट को क्या करते, जाती हुई हीट को जो स्पेस की तरफ जा रही है इसको क्या करती है? कैच कर लेती है इस तरीके से, और इस तरीके से क्या करती है? कैच कर लेती है। अब ये गैसेस कहां घूम रही है? एटमॉस्फेयर में। इसने किसको कर लिया? जो बाहर जा रही थी रेडिएशन उसको क्या कर लिया? कैच कर लिया। और अब ये गैसेस कहां घूम रही है? एटमॉस्फेयर में। तो एटमॉस्फेयर को क्या कर देगी? ये गर्म कर देगी। ऑफ कोर्स ये होगा, यही तो होता है। अब इसके अंदर अगर हम बात करें कौन कौन सी गैस है, तो आप देखेंगे मोस्टली CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर, CFC, ये सारी गैसेस ऐसी हैं जो क्या करती है? इनका नेचर इस तरीके से है, किस तरीके का है कि जाती हुई ये हीट को क्या करती है? ट्रैप कर लेती हैं और फिर कहाँ घूम रही है? खुद एटमॉस्फेयर में, तो पूरे एटमॉस्फेयर को वार्म कर देंगे। तो अगर मैं एग्जांपल दूं यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे 100 टन CO2 है, फॉर हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, पूरे अर्थ में 100 टन CO2 है और टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस है। अगर मैंने इसमें 50 टन एक्स्ट्रा CO2 ऐड कर दी तो क्या टेम्परेचर सेम रहेगा? नहीं, ऑफ कोर्स बढ़ जाएगा, क्योंकि गैसेस ज्यादा हो गई। ज्यादा गैसेस मतलब ज्यादा हीट ट्रैप करेंगी और ज्यादा एटमॉस्फेयर क्या करेंगी? वो गर्म करेंगी। यही क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। यही क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। तो टेम्परेचर कितना जाएगा? 24 डिग्री सेल्सियस। कितना जाएगा? 24 डिग्री सेल्सियस। समझ में आया कि नहीं आपको? यहाँ पे इस तरीके से क्या होता है? ये ग्रीन हाउस गैसेस होती है। इस पूरी जो फिनोमिना है इसको बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, और इन गैसेस को क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द वे इन विच हीट इज ट्रैप्ड क्लोज टू द अर्थ सरफेस बाय ग्रीन हाउस गैस। हाँ, अब खास बात क्या है? मान लीजिए अगर ये ग्रीन हाउस गैसेस ना हो तो क्या होगा? तो देखो, अर्थ पर ह्यूमन लाइफ जो है बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगी, क्योंकि जहां पर सनलाइट डायरेक्ट पड़ रही है और ये ग्रीन हाउस गैसेस नहीं है, ठीक है, वहां पर क्या होगा? वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी हो जाएगी। वहां पर क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा गर्मी हो जाएगी, पूरा जल जाएगा। और जहां पर सन के शेडो में एरिया में आएगा, कौन सा वाला? अर्थ का वो पार्ट जो शेडो एरिया में सन से लग रहा है, ठीक है, पीछे वाला पार्ट, ठीक है। सामने का सन आए तो पीछे वाले में क्या जाएगा? अंधेरा जाएगा, तो वहां पर बर्फ जम जाएगी। ये गैसेस क्या करती है? पूरे अर्थ के एटमॉस्फेयर को, टेम्परेचर को मेंटेन रखने का काम करती है। समझ में आया? तो ग्रीन हाउस गैस भी क्या है? हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Atmospheric gases like CO2, methane, nitrous oxide, water vapor, CFC are capable of trapping the outgoing infrared radiation from the Earth's surface, thereby causing greenhouse effect. Hence, these gases are known as greenhouse gases, and heating effect is known as greenhouse effect. ये आपको समझ में आ गया greenhouse effect, ठीक है। ये हीट बजटता पे बताया था, अलग अलग से आता है और फिर पूरा वापस कर देता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि ग्लोबल अब आपने कहा कि सर ग्रीन हाउस गैस तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट है तो फिर ये ग्लोबल वार्मिंग क्यों कर रही है? बिकॉज ऑफ अस। हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर बहुत सारे ग्रीन हाउस गैस का क्या कर रहे हैं? प्रोडक्शन कर रहे हैं, और वो एड ऑन हो रही है। एड ऑन हो रही है तो उनकी तो गलती नहीं है, उनका तो नेचर यही है। अगर ज़्यादा तुम डालोगे तो उनका ज़्यादा हीट ट्रैप करेगी, उससे क्या गलती है भाई, ठीक है। तो अगर बात करें कि कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इन ग्लोबल वार्मिंग, तो आप देखेंगे यहाँ पे 60% किसका है कंट्रीब्यूशन? कार्बन डाइऑक्साइड का, 20% मीथेन का,
14% CFC का और 6% किसका, N2O का। यहां पर क्या है, कंट्रीब्यूशन है। क्लियर यहां तक? आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की, कॉप की। बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई बड़ी बात नहीं है कि आपसे एग्जाम में पूछ ले कि कॉप क्या होता है, कॉप क्या, ये आ सकता है, कोई दिक्कत। ठीक है, बात करते हैं। कॉप इज द डिसीजन मेकिंग बॉडी responsible for, COP is the decision making body responsible for monitoring and reviving the implementation of UNFCCC, United Nation Framework Convention on Climate Change की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर क्या करती है, जो कॉप है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है, डिसीजन मेकिंग है, मॉनिटरिंग एंड रिवाइविंग ऑफ द की जो UNFCCC है, जिनके अंदर अगर जो ट्रीटीज वगैरह है उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, क्या हो रहा है, वो सब बताती है। It brings together 197 nations and territories called parties that have signed on the फ्रेमवर्क कन्वेंशन। ये साथ में लेके आती है 197 पार्टीज को, इस जो जिन्होंने साइन कर रखा है इस कन्वेंशन के ऊपर। COP comes under the UNFCCC which was formed in, COP को कब एस्टैब्लिश किया गया, अंडर UNFCCC, तो आप बोलेंगे 1994। और पहली COP की मीटिंग कब हुई, 1995 के अंदर। ध्यान रखना है यहाँ पे, क्वेश्चन अलग अलग है। क्वेश्चन कहे कि COP कब एस्टैब्लिश हुआ तो आंसर 4 आ जाएगा। अब पहली COP की मीटिंग कब हुई तो 5 आ जाएगा आंसर। तो द फर्स्ट मीटिंग ऑफ COP फर्स्ट वाज हेल्ड इन बर्लिन, जर्मनी के अंदर हुआ था। कब, 1995 के अंदर। क्वेश्चन पूछ सकता है कि COP का फर्स्ट मीटिंग कहाँ हुई, तो आप बोलेंगे बर्लिन, जर्मनी में। कब, 1995 के अंदर हम बात करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट COPs की, मैं यहाँ पे बात करूंगा। COP 3 1997 क्योटो में हुआ था, जापान। इसलिए आपने सुना होगा यहां से निकल के आता है, क्योटो प्रोटोकॉल निकल के आता है। ठीक है, in 1997 Kyoto Protocol was concluded and established legally binding obligations for developed countries to reduce their greenhouse gas emission। यहां पर क्या, जो डेवलप्ड कंट्रीज है, ठीक है, उनको लीगली बाइंड किया गया, क्या करने के लिए, अपना ग्रीन हाउस गैस का जो प्रोडक्शन है उसको कम करने के लिए। यहां पर उनको लीगली बाउंड किया गया, लीगली बाउंड किया गया। मतलब क्या उनके ऊपर पेनल्टीज इंपोज की जाएंगी, ऑफ कोर्स की जाएंगे अगर वो इसको काम में नहीं लेते हैं। तो देखिए ये बोला गया यहाँ पे, क्योटो प्रोटोकॉल वाज अडॉप्टेड इन क्योटो, जापान इन 1997। कहां पर, 1997 में उसको किया गया था अडॉप्ट। इंडिया ने क्योटो प्रोटोकॉल कब रेटिफाई किया था, आप बोलेंगे 2002 में। और क्योटो प्रोटोकॉल कब फोर्स में आ गया था, आप बोलेंगे फेब 2005 के अंदर क्योटो प्रोटोकॉल क्या गया था, फोर्स में यहाँ पे आ गया था। नेक्स्ट चलते हैं, एम की बात करते हैं यहाँ पे। एम to cut emission of greenhouse gases across the developed world by 5% by the 2012 compared with the 1990s level। इन्होंने बोला है कि जो ग्रीन हाउस गैस का एमिशन है ना, वो 5% कट कर देना है 1990 लेवल से। कब, 2012 में। अब फॉर एग्जांपल मैं मानता हूं 1990s के अंदर जो लेवल था ग्रीन हाउस गैस का, वो था 100 टन CO2 हम करते थे एमिट। तो ऑफ कोर्स हम बात करें 2001, 2, 3, 4, तो ये बढ़ेगा, एमिशन कम होगा, ऑफ कोर्स बढ़ेगा भाई, सब गाड़ी लेंगे। आप समझे नहीं समझे, फैक्ट्रीज और लगेंगी, आप समझे नहीं समझे। ठीक है, तो डेफिनेटली यहां पर अगर मान लीजिए 2012 के अंदर कितना हो जाएगा बढ़ के, ये 700, 800 जो भी हो जाएगा, 500 मान लेते, 500 टन CO2 हो जाएगा। अगर कोई कुछ भी हम ना लें, मेजर्स ना लें। लेकिन यहां पर बोला गया है कि अगर 2012 में आपने अडॉप्ट कर लिया है तो आपको 1990s के लेवल से कितना करना है, 5% कम। 2012 में कितना होना चाहिए, 95 टन CO2 होना चाहिए आपका। समझ में आया कि नहीं यहाँ पे, इससे कितना, 5% कम। अब सोचिए आपको कितने हार्ड मेजर्स लेने पड़ेंगे, हार्ड डिसीजन लेने पड़ेंगे, कितने रिस्ट्रिक्शन लगाने पड़ेंगे खुद के ऊपर, और कितना आपको नई टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ेगा ताकि ग्रीन हाउस गैस का एमिशन कम से कम हो। ये बोल रहा है ये लाइन। अगला बात करते हैं, प्रोटोकॉल बेस्ड ऑन दैट प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंट रेस्पॉन्सिबिलिटीज। CBDR सुना होगा आपने, कॉमन बट डिफरेंट रेस्पॉन्सिबिलिटीज। यहां पर CBDR का मतलब इन्होंने लिया कि देखिए कि जो एनवायरमेंट है ना, ये तो क्या है आपका कॉमन है, बट लेकिन अब इसके अंदर जो कंट्रीज है उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज होगी वो अलग अलग होगी। अलग अलग कैसे होगी,
जो पुअर और डेवलपिंग नेशन है उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी न के बराबर होगी, जो डेवलप्ड नेशन है उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों? अरे डेवलप्ड नेशन वो नेशंस हैं जो हिस्टोरिकल क्या है, पॉलिटिक्स हैं, जिन्होंने हिस्ट्री के अंदर बहुत सारी ग्रीन हाउस गैस को क्या किया है, एमिट किया है। दैट्स वाई ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। दैट्स वाई अगर हम बात करें तो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। तो इसके लिए ज्यादा रेस्पॉन्सिबल कौन है? जो हिस्टोरिकल पॉलिटिक्स है, वो कौन? डेवलप्ड नेशंस है। क्लियर यहां तक? ठीक है। तो यहां पे बोला गया क्योटो प्रोटोकॉल इज द ओनली ग्लोबल ट्रीटी विद बाइंडिंग लिमिट्स ऑन ग्रीन हाउस गैस एमिशन। यहां पर क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर हर कंट्री को बाइंड किया गया कि तुम केवल इतनी ग्रीन हाउस गैस एमिशन कर सकते हो, तुम इतनी कर सकते हो, तुम इतनी कर सकते हो, और वो इसके ऊपर क्या था, लीगली बाउंड था। ठीक है। अब हम बात करते हैं यहां पे जो क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर एमिशन टारगेट में जो थी, मतलब किन किन गैसों को कम करना था, उसमें यहां पर 6 गैसों के ऊपर ध्यान दिया गया था। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर वो 6 गैसें कौन कौन सी थी, टारगेट गैसेस कौन सी थी? तो आप बोलेंगे यहां पे द क्योटो प्रोटोकॉल एमिशन टारगेट ग्रीन हाउस गैस इंक्लूड, पहला हम बात करेंगे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा मीथेन, तीसरा N2O नाइट्रस ऑक्साइड, SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड, HFC ग्रुप ऑफ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, PFC ग्रुप ऑफ परफ्लोरोकार्बन्स। ये 6 के 6 गैसों पे हम क्या ध्यान देने वाले थे, मतलब इस पे ध्यान देने के लिए हमको कहा गया। नेक्स्ट चलते हैं। अब यहां पर बताया था ना, यहां पे हर कंट्रीज के ऊपर क्या थी, बाइंड किया गया था। तो क्लासिफिकेशन किया गया कंट्रीज का, क्या क्लासिफिकेशन, CBDR कॉमन बट डिफरेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके अंदर। तो यहां पर क्लासिफिकेशन के अंदर सबसे पहले Annex 1 कंट्रीज को रखा गया। किसको? Annex 1 कंट्रीज, जिसमें कौन सी कंट्रीज को रखा? डेवलप्ड कंट्रीज को रखा गया, जैसे USA, UK, अगर हम बात करें USA, UK, रशिया, फ्रांस, प्लस इकोनॉमिक्स इन ट्रांजिशन EIT कंट्री, तुर्की, यूक्रेन, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज। इकोनॉमिक इन ट्रांजिशन की अगर हम बात करें तो ऐसी कंट्रीज जो ना तो डेवलप कंट्रीज हैं, जो ना ही डेवलपिंग है, वो इकोनॉमिक इन ट्रांजिशन में है। समझ में आया? तो उनको यहां पर रखा गया था। ठीक है, Annex 1 के अंदर। अब बात करते हैं Annex 2 कंट्रीज की। Annex 2 कंट्रीज के अंदर डेवलप कंट्रीज को रखा गया और बोला गया कि ये लोग क्या करेंगे, फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट करेंगे। किस किस का? EIT कंट्रीज का और डेवलपिंग और पुअर नेशंस का। ये इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। Annex 2 में रखा गया इनको। ठीक है। और रखा गया किसको? नॉन Annex 1 एक और बनाया गया। नॉन Annex 1 के अंदर बोला गया कि पार्टीज डज नॉट लिस्ट इन Annex 1, जो Annex 1 का पार्ट नहीं है। Annex 1 में कौन था? डेवलप और EIT नेशंस। वो बोला कि ये जो पार्टी डज नॉट लिस्ट इन Annex 1, लो इनकम एंड लो इनकम डेवलपमेंट डेवलपिंग कंट्रीज, नो बाइंडिंग टारगेट टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन। मतलब उनके पास कोई भी बाइंडिंग टारगेट नहीं है। देखो ध्यान रखना, EIT कंट्रीज को नॉन Annex में नहीं देखा गया, क्योंकि उनके ऊपर भी क्या थी, बाउंडेशन थी कि तुम भी क्या करोगे, अपना ग्रीन हाउस गैस का एमिशन कम करोगे। यहां पर केवल पुअर और डेवलपिंग नेशंस को रखा गया। देखो, पार्टी डज नॉट लिस्ट इन Annex 1। Annex 1 की अगर हम बात करेंगे तो कौन है वहां पे? डेवलप एंड इकोनॉमिक ट्रांजिशन। और Annex 2 में डेवलप कंट्री हेल्प करेगा, फाइनेंशियल और टेक्निकल, किसकी? EIT की और डेवलपिंग कंट्रीज की। ठीक है। अब यहां पर अब मान लीजिए आपने साइन कर दिए और आपने एक लिमिट से ज्यादा ग्रीन हाउस गैस का एमिशन कर दिया, तो फिर क्या होगा? तो फिर आपके पास में 3 यहां पर फ्लेक्सिबल मार्केट मैकेनिज्म को इंट्रोड्यूस किया गया ताकि आप पेनल्टी से बच सकते हैं। पहला है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, CDM। अगर हम बात करें, क्या है? CDM। अब क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म का बात क्या है, इसमें क्या होता है समझिएगा। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ये क्या है आपका? USA है, और ये मान लीजिए क्या है आपका? UK। इनको USA को बोला गया कि तुम मैक्सिमम कितना 100 टन CO2 एमिट करोगे साहब। UK को बोला कितना 100 टन CO2 एमिट करोगे, बोल दिया। अब USA ने इससे ज्यादा कर दिया। USA ने कितना 50 एक्स्ट्रा टन CO2 एमिट कर दिया। टोटल कितना करेगा? एक साल में 150 टन। तो USA क्या करेगा? पेनल्टी से बचने के लिए या तो अपने कंट्री में या फिर UK में चल जाएगा और 50 टन CO2 क्या कर देगा, यहाँ पे ऐसा कोई प्रोजेक्ट लगा देगा जिससे 50 टन CO2 क्या हो जाएगी, एनवायरमेंट से कम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल उसने विंड एनर्जी के रिगार्डिंग कोई लगा दिए, और अगर बात करें यहाँ पे विंड मिल सेटअप कर दी यहाँ पे। ठीक है, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके दे रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में क्या देखेंगे आप, थर्मल
जो होता है अपने पास पावर प्लांट, उसके अंदर क्या होता है, कोयला चलता है, उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। मतलब एनवायरमेंट फ्रेंडली एक्टिविटीज करते हैं जिससे ग्रीन हाउस गैस का एमिशन क्या हो, कम से कम हो। मान लीजिए यूके में पहले थर्मल पावर प्लांट लगा था, उसकी जगह टाके उन्होंने लगा दिया। अगर हम बात करें यहाँ पे विंड मिल लगा दी वहाँ पे, ठीक है, या फिर उन्होंने क्या सोलर पावर प्लांट लगा दिया यहाँ पे, ठीक है, तो ऐसा कुछ कर दिया, या फिर वहाँ पे बहुत सारे पेड़ लगा दिए, इस तरह से कुछ वहाँ पे कर दिए, तो वो क्या है, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म का क्या हो गया, हिस्सा हो गया वहाँ पे, ठीक है ना। अब दूसरा है एमिशन ट्रेडिंग। एमिशन ट्रेडिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया कार्बन क्रेडिट्स को। किसको इंट्रोड्यूस किया, कार्बन क्रेडिट्स को। अब ये कार्बन क्रेडिट क्या है समझिएगा, यहाँ पे देखिए अगेन मान लेते हैं वही वापस, ये क्या है यूएसए है और ये क्या है यूके। यूएसए को कहा गया कि तुम एक साल में केवल 100 टन CO2 करोगे। इसको बोला गया कि एक साल में कितना करोगे, 100 टन CO2 करोगे, ठीक है। अब यूएसए ने कितना कर दिया, अगेन 50 एक्स्ट्रा टन CO2 क्या कर दिया, एमिट यहां पे कर दिया। अब कितना होगा टोटल यूएसए का, 150 टन CO2 हो गया। लेकिन अगर हम बात करूं ये एक्स्ट्रा है, ये क्या है, एक्स्ट्रा है। और अगर मैं बात करूं यूके की, यूके ने बहुत सारी क्लीन डेवलपमेंट एक्टिविटीज की, मतलब यहाँ पे एनवायरमेंट फ्रेंडली एक्टिविटीज की। 100 में से केवल 50 टन CO2 ही एमिट कर पाया। इसका कितना बच गया, रिमेनिंग कितना बच गया, इसका 50 टन इसके पास में बच गया, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं बिफोर जो ये एमिशन ट्रेडिंग है, इससे पहले, तो ये जो 50 टन एक्स्ट्रा टन CO2 निकला है, ये कहीं ना कहीं जाके डंप तो होगा ना। तो हम मान के चल रहे हैं कि यूके अगर और यूएसए दो ही अगर अर्थ पे क्या है कंट्रीज है, तो ये एटमॉस्फेयर में तो क्या है, कोई डिवाइडेशन तो है नहीं वहां पे, तो बाउंड्री लगा नहीं रखी, ठीक है। तो क्या करेंगे, 50 टन CO2 जाके कहां डंप होगा, ऑफ कोर्स यूके में जाके डंप हो जाएगा। क्या यूके को कुछ फायदा हुआ, ऑफ कोर्स नहीं हुआ यहाँ पे। तो यहां पर UNFCCC के अंदर बोला कि जो क्या करेगा, जितना कम एमिट करेगा अपने जो दिए हुए मैक्सिमम लिमिट से। यूके ने कितना मैक्सिमम लिमिट थी, 100 टन CO2, किया कितना, केवल 50 टन CO2। तो इन्होंने बोला कि अगर आप कम क्या करोगे, CO2 एमिट करोगे, तो आपको हर 1 टन CO2 के ऊपर जो आपने एमिट नहीं किया, क्या मिलेगा आपको, 1 कार्बन क्रेडिट मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, 1 कार्बन क्रेडिट। और आप उस कार्बन क्रेडिट को सेल कर सकते हो एक ऐसी कंट्री के साथ में जिसने ज्यादा क्या कर दिया है, ज्यादा टन CO2 एमिट कर दिया है। और वो जो मार्केट में जो उसकी प्राइस होगी, वो मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग, शेयर मार्केट चलता है ना, जैसे स्टॉक की डिमांड क्या ज्यादा है तो सब बढ़ जाएगा, डिमांड कम है तो उसका कम हो जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग चलेगी। तो यहां पर यूके के पास में हम बात करेंगे तो कितना जाएगा, 50 कार्बन क्रेडिट्स आ जाएंगे। कितना जाएंगे, 50 कार्बन क्रेडिट्स, ठीक है। अब यहां पर यूएसए बचेगा कि पेनल्टी से तो जाएगा मार्केट में, कहेगा ये 50 कार्बन क्रेडिट मुझे दे दे। यूके कहेगा कितना पैसा, तो जो भी मार्केट में रेट होगी वो उसके हिसाब से खरीद लेगा। अब फायदा क्या हुआ यूके को, फायदा हुआ कि नहीं हुआ, तो यूके यहां पर और इनकरेज होगा कि मैं ऐसी एक्टिविटी और करूं। और यहां पर यूएसए डिस्करेज होगा कि भाई मैं ऐसी एक्टिविटी ना करूं जिससे क्या हो, बहुत ज्यादा क्या हो, कार्बन का एमिशन हो। क्योंकि मुझे पेनल्टी की जगह अब देखेंगे यहां पर क्या हो, बचने से लिए मुझे कार्बन क्रेडिट खरीदने पड़ रहे हैं। इससे अच्छा तो मैं ये पैसा जो दे रहा हूं दूसरी कंट्री को, अपनी कंट्री में ऐसे कुछ ना कुछ यहां पर क्या कर दूं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लगा दूं। बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा, ऑफ कोर्स यहां पर क्या हो जाएगा, इससे ये बच जाएगा। तो ये तरीका है एमिशन ट्रेडिंग में। यहां पर कार्बन मार्केट को क्या किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था, कार्बन मार्केट। थर्ड है जॉइंट इंप्लीमेंटेशन। जॉइंट इंप्लीमेंटेशन का मतलब है कि दोनों कंट्री कहीं तीसरी कंट्री के अंदर जाके क्या करते हैं, जॉइंटली आप बात करें यहाँ पे कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लगाते हैं जो एनवायरमेंट फ्रेंडली एक्टिविटीज करते हैं। ये चलेगा यूएसए, यहाँ पर यूके, दोनों चलेगा यहाँ पर, और यहाँ पर कोई प्रोजेक्ट लगा दिया बचने के लिए पेनल्टीज से। तो ये है जॉइंट इंप्लीमेंटेशन की बात करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम COP8 की तरफ। COP8 कब हुई थी, 2002 के अंदर न्यू दिल्ली इंडिया में हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बात की, यहाँ पर बोला गया, दिल्ली डिक्लेरेशन के अंदर ये बोला गया कि जो रिच कंट्रीज हैं उनको पुअर कंट्रीज की हेल्प करनी चाहिए बाय टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। अगर हम बात करें, द दिल्ली डिक्लेरेशन फेवर ऑन द डेवलपमेंट नीड्स ऑफ द पुअरेस्ट कंट्री एंड नीड फॉर द टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फॉर मिटिगेटिंग क्लाइमेट चेंज। अगर हमें क्लाइमेट चेंज से लड़ना है तो हमें क्या करना है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करो हमारे साथ में, ये यहाँ पर ये बोला गया। तो क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि COP8 के अंदर क्या हुआ, तो आप बोलेंगे कि दिल्ली डिक्लेरेशन के अंदर ये बोला गया कि जो रिच नेशन है वो पुअर नेशन या डेवलपिंग नेशन को क्या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, COP14 की हम बात करेंगे, कहां पर, पोज़नान पोलैंड के अंदर हुआ था। कहां पे, पोज़नान पोलैंड के अंदर। यहां पर अडेप्टेशन फंड को यहां पर एस्टैब्लिश किया गया। किसको किया, यहां पे अडेप्टेशन
फंड को हम बात करें तो यहाँ पर क्या गया, स्टैब्लिश यहाँ पे किया गया। तो क्वेश्चन पूछ सकता है अडेप्टेशन फंड को कब स्टैब्लिश किया गया, तो आप बोलेंगे COP14 2008 पोज़्दान पोलैंड के अंदर अंडर क्योटो प्रोटोकॉल लॉज पोज़्दान स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को यहाँ पे लॉन्च किया गया। जो यहाँ पर बात करें हम कि बात हुई थी ना कि दिल्ली डिक्लेरेशन में कि जो रिच नेशन है वो हेल्प करेंगे, किसकी, पुअर नेशन की हेल्प करेंगे, तो यहां पर वो बात हुई गई। ठीक है, अगला है COP16 2010 की हम बात करें, कैनकुन मैक्सिको की हम बात करते हैं। यहाँ पे ग्रीन क्लाइमेट फंड को एस्टैब्लिश किया जो हेल्प करेगा, प्रोवाइड कराएगा, फंड प्रोवाइड करवाएगा किसको, लॉन्ग टर्म के लिए। अगर हम बात करें किसको, डेवलपिंग नेशंस को प्रोवाइड करवाएगा, यहाँ किसके, डेवलपिंग नेशंस को प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन यहाँ पे COP19 2013 के अंदर कहा हुआ, ये वर्सा पोलैंड में हुआ। कहां पर, वर्सा पोलैंड। यहां पर बोल रहा है क्या, यहां पर बोला गया कंट्री से भाई तुम्हारा क्या प्लान है, बताओ भाई तुम्हारा क्या प्लान है, क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा। ठीक है, जो ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए, तो यहां पर इंटेंटेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस INDC प्रोग्राम को क्या लॉन्च किया गया COP19 2013 वर्सा पोलैंड के अंदर। द वर्सा फ्रेमवर्क फॉर रेड प्लस को भी यहां पे अडॉप्ट किया गया। रेड प्लस का अगर बात करें, रेड स्टैंड्स फॉर रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज। मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम बात करें यहां पर जो फॉरेस्ट है उनका जो आप देखेंगे डिग्रेडेशन हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, उनको होने होना चाहिए। ठीक है, वहां पर एफॉरेस्टेशन, मैक्सिमम से मैक्सिमम पेड़ लगाएं, उसके थ्रू भी देखो आप ना ग्रीन हाउस गैस को कम कैसे करेंगे। ऑफ कोर्स अगर पेड़ लगा देंगे तो वो CO2 कर लेंगे, लेते हैं गैस, तो उससे कम हो जाएगा ऑफ कोर्स। The plus stands for additional forest-related activities that protect the climate, namely sustainable management of the forest and the conservation and enhancement of the forest carbon stock। क्योंकि जो फॉरेस्ट है ये सबसे ज़्यादा बड़े क्या होते हैं, कार्बन स्टॉक होते हैं। बहुत ज़्यादा अगर हम बात करें, ये जो कार्बन को कैप्चर करने का काम करते हैं, मोस्टली CO2। वर्सा इंटरनेशनल मैकेनिज्म फॉर लॉस एंड डैमेज फंड, लॉस एंड डैमेज फंड को बनाने की हमें बात की गई, लेकिन यहाँ पर स्टैब्लिश नहीं हुआ था। बात की गई थी यहाँ पे लॉस एंड डैमेज फंड क्या है आपको बताऊंगा यहाँ पे। इट स्टैब्लिश इन COP27 2022, इसको 2022 के अंदर COP27 के अंदर स्टैब्लिश किया गया था। अगर हम बात करें किसकी, लॉस एंड डैमेज फंड की, ये क्या होता है अपन डिस्कस करेंगे, निश्चित रहिए। आगे चलते हैं, COP21 की बात करते हैं। यहाँ पे आपको पता होगा कब हुआ ये, 2015 के अंदर पेरिस फ्रांस में। यहां पर बोला गया टू कीप ग्लोबल टेम्परेचर वेल बिलो 2 डिग्री कंपेयर टू द प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स, पार्टीज विल आल्सो परस्यू इफेक्ट टू लिमिट द टेम्परेचर इंक्रीज टू द 1.5 डिग्री। 2 डिग्री तो हम करेंगे, बाकी 1.5 डिग्री क्या करेंगे, कोशिश यहां पे करी जाएगी। Rich countries should help poor countries by providing climate finance to adopt climate change and switch to renewable energy and maintain $100 billion year funding pledge beyond 2020। यहाँ पर बोला गया है कि जो रिच कंट्रीज है वो पुअर कंट्रीज से क्या करेगी, यहाँ पे हेल्प करेगी, $100 बिलियन फंडिंग देंगी 2020 से पहले। अब बात करते हैं COP23, जो अभी देखो ये जो पेरिस एग्रीमेंट है इसका मजाक बन चुका है, क्योंकि कई कंट्रीज छोड़ के चले गई थी, फिर वापस आ गई। आपको पता है USA अंडर ट्रम्प की अगर लीडरशिप की हम बात करें तो USA जो है, ठीक है, तो जा चुका था, लेकिन उसके बाद में वापस ये आ गया, क्योंकि बाइडन आ गया तो बाइडन ने कहा कि नहीं मैं पेरिस एग्रीमेंट मानूंगा, मैं अभी नहीं जा रहा यहाँ पे। तो COP23 की हम बात करते हैं, बॉन जर्मनी। देखो क्या होता है, एक बात बताना चाहता हूँ, वैसे तो COP हर साल क्या होता है, कोई ना कोई होस्ट मिल जाता है, मतलब 197 कंट्रीज में से कोई ना कोई होस्ट कंट्री मिल जाता है, तो COP वहां पर जाते हो जाता है, और जो कंट्री होस्ट होता है वही उसको क्या कहता है, मतलब मैनेज करता है, मतलब एक चेयर पर्सन मान लीजिए, एक तरह से वही उसको लीड करता है, चेयर करता है। लेकिन अगर मान लीजिए COP को कोई भी होस्ट कंट्री नहीं मिलता है, तो फिर बाय डिफॉल्ट ये जो आप देखेंगे सबमिट है, फिर कहां पर होगा, बॉन जर्मनी में होगा। क्लियर, यहाँ पे इसकी मीटिंग क्या होगी, बॉन जर्मनी में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेसिडेंसी, यहाँ पर COP23 में कोई इसको होस्ट कंट्री नहीं मिला 17 के अंदर, तो बॉन जर्मनी में हो गया प्रेसिडेंसी। उस टाइम किसको, फिजी आइलैंड्स को यहाँ पे मिली, प्रेसिडेंसी किसको मिली, फिजी यहाँ पे आइलैंड्स को यहाँ पे मिली। अब नेक्स्ट बात करते हैं COP26 की, जो ग्लासगो UK के अंदर हुई थी। ठीक है, इंडिया ने अनाउंस किया था अपना नेट जीरो टारगेट, कब तक, 2070। नेट जीरो टारगेट का मतलब क्या है, नेट जीरो का मतलब है कि जितनी हम ग्रीन हाउस गैस एमिट करते हैं पूरी की पूरी क्या कर लेंगे, हम एब्जॉर्ब कर देंगे। 100 टन अगर मान लीजिए हमने साल में रिलीज की, तो हम 100 टन ही क्या करेंगे, उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो हम क्या हो गया, नेट जीरो टारगेट हो गया हमारा। ठीक है, पूरा हो गया।
Glasgow Breakthrough Agenda supported by 42 countries including India. The Breakthrough Agenda brings together different sectors such as power, steel, road transportation, hydrogen, agriculture to invest in ways that combat climate change. ये वो सेक्टर्स हैं जहां से ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती है, निकलती है। तो यहाँ पर भी इनको ग्लासगो ब्रेक थ्रू एजेंडा के अंदर यहाँ पर भी इनको बोला गया कि ऐसी तुम एक्टिविटीज करोगे जिससे क्या हो, क्लाइमेट चेंज से लड़ सके। पर इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, मतलब ऐसे हम लाइफ स्टाइल क्या करें, अडॉप्ट करें जिससे क्या हो, एनवायरमेंट को कम से कम क्या हो, यहाँ पर डैमेज हो, यहाँ पर ये बोला गया। तो क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। नेक्स्ट चलते हैं COP27 की अगर हम बात करें, किसकी COP27 की 2022 के अंदर शर्म अल शेख इजिप्ट के अंदर यहाँ पे हुआ था। ठीक है, तो लॉस एंड डैमेज फंड की अगर हम बात करें, यहाँ पे ये एस्टैब्लिश हुआ। इट वाज द फर्स्ट फॉर्मल एक्नॉलेजमेंट ऑफ द नीड टू कंपनसेट डेवलपिंग कंट्रीज। अब ये लॉस एंड डैमेज फंड क्या है, देखिए लॉस एंड डैमेज फंड की अगर हम बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर ये बोला गया कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो कंट्रीज हैं, ठीक है, उनके अंदर क्लाइमेट चेंज की वजह से उनको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मतलब मान लीजिए बाढ़ आ गई, मान लीजिए वहाँ पे साइक्लोन्स आ गए ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, भाई टेम्परेचर बढ़ रहा है तो साइक्लोन्स की जो फ्रीक्वेंसी वो भी बढ़ रही है, और उन कंट्रीज को क्या हो रहा है, पर्टिकुलर लॉस हो रहा है, तो वो लॉस एंड डैमेज फंड से क्या होगा, उनको कंपनसेट होगा वहाँ पे, बिकॉज ऑफ कि जो भी उनके हुआ है वो क्लाइमेट चेंज की वजह से यहाँ पे हुआ है। तो इसलिए लॉस एंड डैमेज को एस्टैब्लिश किया गया यहाँ पे। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि लॉस एंड डैमेज फंड को कब एस्टैब्लिश किया, तो आप बोलेंगे COP27 2022 के अंदर शर्म अल शेख इजिप्ट के अंदर। It was the first formal acknowledgement of the need to compensate developing countries struck by climate disaster. ठीक है, मैंग्रोव अलायंस हुआ, स्टार्टेड विद द पार्टनरशिप इन इंडिया। मैंग्रोव फॉरेस्ट की अगर हम बात करें, आपको कॉन्टिनेंटल एरिया में देखने को मिलेंगे आपको ये ग्लोबल शीट फाइनेंसिंग फैसिलिटी फॉर कंट्रीज सफरिंग फॉर क्लाइमेट डिजास्टर लेड बाय G7 को यहाँ पे इसको लेड किया। अफ्रीकन कार्बन मार्केट इनिशिएटिव को स्टार्ट किया गया। एक्शन फॉर वाटर अडेप्टेशन एंड रेजिलियंस अवर AWAR इनिशिएटिव को यहाँ पे स्टार्ट किया गया। अब हम बात करते हैं किसी COP28 की, जो लास्ट ईयर आप देखेंगे दुबई UAE में हुआ था, उसका जो आउटकम है वो बात करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, आउटकम क्या है, मेजर आउटकम जो बात करते हैं COP20, पहला है ट्रांजिशन अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल। पहली बार तो ये बोला गया कि भैया हमें फॉसिल फ्यूल को खत्म कर देना है, धीरे धीरे इरेडिएट कर देना है, बिल्कुल यार यूज नहीं लेंगे हम उसको। ठीक है, इन COP28 द रोल ऑफ फॉसिल फ्यूल इन कॉजिंग ग्लोबल वार्मिंग हैज बीन फॉर्मली एक्नॉलेज। पहली बार इसको एक्नॉलेज किया गया फॉर्मली, फॉर द फर्स्ट टाइम फॉसिल फ्यूल विच कॉन्ट्रीब्यूट 75% ऑफ ऑल ग्रीन हाउस गैसेज एंड 90% ऑफ ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन टुक सेंटर स्टेज एट COP28। 200 कंट्रीज ने एग्री किया कि ट्रांजिशन अवे करेंगे फॉसिल फ्यूल से इन, लेकिन कब करेंगे कोई डेट वगैरह पता नहीं है। ठीक है ना, द एग्रीमेंट इज द फर्स्ट कंट्री आई मेट दिस प्लेस, कोई मतलब नहीं है, बहुत सारे बोला कि डेट, लेकिन डेट नहीं बताई इन्होंने। ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी एफिशिएंसी प्लेज किया है सिग्नेटरी कंट्रीज टू वर्क टुगेदर द ट्रिपल द वर्ल्ड इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई जो वर्ल्ड की जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको 3 गुना करने की बात की गई है। मतलब अगर बात करें 11,000 एटलीस्ट 11,000 गीगावाट बाय 2030। अब देखो यहाँ पे ईयर आ गया, तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि ट्रिपल करने की बात कब तक की गई है, तो आप बोलेंगे 2030 तक। The country must collectively double the global average annual rate of energy efficiency improvement around 2% to 4% every year until 2030। जो एफिशिएंट है, अगर हम बात करें जो किसको एनर्जी को यूज करने का, तो उसके अंदर इंप्रूवमेंट होगा 2% से 4% करना है हमें। ठीक है, एवरी ईयर बोला है, कब तक, 2030 तक। तो ध्यान रखना इस चीज का। लॉस एंड डैमेज फंड आ चुका है सब यहाँ पे, और उसके अंदर $800 मिलियन भी आ चुके हैं यहाँ पे बोला गया। ऑपरेशन ऑफ द लॉस एंड डैमेज फंड एम्ड एट कंपनसेटिंग कंट्रीज grappling with the climate change impacts commitment worth about 800 million had been made to the fund। $800 मिलियन आ चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, और अगर हम बात करें इसको लैड कौन करेगा, फिलहाल अभी देख रेख करेगा वर्ल्ड बैंक विल बी द इंटरिम होस्ट ऑफ द फंड फॉर द 4 years। 4 साल के लिए यहाँ पे वर्ल्ड बैंक संभालेगा इसको। फिर आगे देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है। अगला है ग्लोबल गोल ऑन अडेप्टेशन। द ड्राफ्ट टैक्स ऑन द ग्लोबल गोल on adaptation was introduced at COP28. It aims to enhance climate change adaptation by increasing awareness and funding towards country adaptation needs in the context of 1.5 to 2 degrees Celsius goal of Paris Agreement. The Global Cooling Pledge, 66 national government secretaries committed to working together to reduce chlorine-related emission across all sectors by at least 68% globally related to the 2022 levels by 2050 तक का यहाँ पे टाइम दिया गया है।
डिक्लेरेशन टू ट्रिपल न्यूक्लियर एनर्जी को ट्रिपल करने की बात की, कब 2050 50 तक की बात कर रहे हैं यहाँ पे। इट वॉज एंडोर्स्ड बाय 22 नेशनल गवर्नमेंट। कोल ट्रांजिशन एक्सीलरेटर की बात की कि कोल को हम खत्म ही कर देंगे बिल्कुल एकदम, ऐसा बोला गया यहाँ पे। डेट नहीं बताइए लेकिन ध्यान रखना। France, in collaboration with various countries and organizations, introduced the Coal Transition Accelerator. The initiative aims to leverage best practices and lessons learned from effective coal transition policies. चैम्प इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया यहाँ पे। coalition of high ambition multi-level partnership for the climate action was launched at COP28. This initiative aims at efficient planning, financing, implementation and monitoring of climate strategy. Climate finance की बात की गई under the new collective quantified goal। ये बोला गया है wealthy nation owe developing countries $500 billion in 2025। मतलब $500 बिलियन क्या करते हैं, ऑन करते हैं मतलब उधार उनको ऊपर है, मतलब ठीक है, अगर ये चुकाएंगे तब जाके क्या होगा, जो इन्होंने डैमेज किया है वो कंपनसेट होगा। ग्लोबल क्लाइमेट स्टॉकटेक की बात की गई यहाँ पे। बेस्ड ऑन ग्लोबल स्टॉकटेक रिव्यू एट COP28, कंट्रीज वुड बी रिक्वायर्ड टू सबमिट रेज्ड एमिशन रिडक्शन टारगेट्स बाय मिड 2025 फॉर फाइनलाइजेशन एट COP30। अब इनको यहाँ पे स्टॉकटेक क्या है, अगर बात करें ग्लोबल, यहाँ पे स्टॉकटेक समझिए। The global stocktake is a process that assesses how much progress countries have made in addressing climate। कि climate change से लड़ने के लिए आपने क्या किया है, वो global stocktake के अंदर क्या होता है, वो असेस करते हैं। और इन्होंने बोला है कि जो अभी चल रहा है उस हिसाब से कंट्रीज को अपने एमिशन रिडक्शन टारगेट इंक्रीज कर देना चाहिए। मान लो किसी ने कहा है कि मैं 50 टन CO2 कम एमिट करूंगा, उसको बोलो 80 टन CO2 कम एमिट कर दो। यहां पर इसका मतलब ये है, देख स्टॉकटेक कैन गाइड आवर फ्यूचर क्लाइमेट एक्शन। ठीक है, द फर्स्ट GST मतलब ये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नहीं है, GST मतलब ग्लोबल स्टॉकटेक है, वॉज हेल्ड इन 2022 and concluded at COP28 in Dubai in December 2023. The next GST will occur in 2028 and will in 2033. इंडिया के लैड इनिशिएटिव भी है कुछ यहाँ पे। पहला है ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस। The GRCA is a unique alliance covering 275 plus global river cities in 11 countries. GRCA highlights India's role in sustainable river centric development. Green Credit Initiative की बात करें यहाँ पे, global platform for exchange of innovative environmental programs related to water conservation and forestation. अब हम बात करें यहाँ पे COP29 की, जो कहाँ पे होगा 2024 के अंदर बाकू अजरबैजान के अंदर होगा 11 to 22 नवंबर। तो आपके एग्जाम से पहले ही है, तो मेरा ये मानना है कि थोड़ा टॉपिक आपका यहाँ पे क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ज्यादा आपका ये करना इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके हिसाब से ये टॉपिक। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA। और हम इसके अंदर केवल PMLA नहीं पढ़ेंगे, मैं आपको एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में बताऊंगा और उसके बाद में मैं आपको FATF के बारे में बताऊंगा। ठीक है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में भी हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है और आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे क्लियर होने वाले हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर PMLA की, किसके, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट इज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इनेक्टेड टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग एंड प्रोवाइड फॉर द कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी डिराइव्ड फ्रॉम मनी लॉन्ड्रिंग। ये मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए और ऐसी प्रॉपर्टी जो मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे के थ्रू खरीदी गई है उसको कॉन्फिस्केट करने के लिए, जब्त करने के लिए एक्ट आया है। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि मनी लॉन्ड्रिंग होता क्या है। ठीक है, व्हाट इज मनी लॉन्ड्रिंग। तो हम बात कर रहे थे मनी लॉन्ड्रिंग की। अब मनी लॉन्ड्रिंग की बात कर रहे थे कि मनी लॉन्ड्रिंग है क्या। देखिए, money laundering is a process used by individuals, organizations to conceal the origins of illegally obtained money. It involves making illicit funds appear legitimate through a series of transactions. मतलब इसमें होता क्या है कि जो आपका नहीं, ऑफकोर्स आपका नहीं, जो लोग ये करते हैं उनका जो इलीगल मनी होता है, ठीक है, पहली बात तो वो उसका सोर्स छुपाने की कोशिश करते हैं और दूसरा उसको इस तरीके से बताते हैं कि वो लेजिटिमेट तरीके से कमाया हुआ क्या है, पैसा है, थ्रू सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा एक चीज समझाना चाहूंगा। आपने हवाला सुना होगा,
एक हवाला होता है। हवाला अगर आपको नहीं पता तो मैं एक बार थोड़ा सा आपको हवाला के बारे में बताना चाहूँगा कि हवाला होता क्या है। देखिएगा, व्हाट इज़ हवाला। हवाला के थ्रू आप देखेंगे जो पैसे होते हैं वो एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफ़र किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए अगर हम बात करते हैं, ये इंडिया है हमारा, ये क्या है, इंडिया है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, ये हमारा मान लीजिए क्या है, इंडिया, और ये है पाकिस्तान। ठीक है। अब इंडिया के अंदर आदमी है, उसका नाम है अनिल। वो पाकिस्तान में एक आदमी है जिसका नाम है अब्दुल, उससे रेगुलर कांटेक्ट में रहता है। ये दोनों आपस में क्या करते हैं, बातचीत करते रहते हैं, अच्छी यारी दोस्ती इनके अंदर। ठीक है। और ये दोनों क्या करते हैं, हवाला का काम करते हैं। समझना आप चीज़ को, हवाला होता क्या है समझिएगा। ठीक है। अनिल और अब्दुल, अनिल कहाँ से, इंडिया से। अभी हम मान के चलते हैं कि 1 पाकिस्तानी रुपी इज इक्वल्स टू 1 इंडियन रुपी। ऑल्दो ऐसा नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली 3 रुपये के आसपास चल रहा है, 2 से 3 रुपये चेक कर लीजिएगा आप। अभी मान के चलते हैं कि एक पाकिस्तान रुपये एक इंडियन रुपये के बराबर है, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग। अब हवाला होता कैसे है, पैसे को एक से दूसरी जगह कैसे पहुंचाया जाता है वो हम समझते हैं। यहाँ पे इंडिया में मान लीजिए एक और आदमी है जिसका नाम हम बात करेंगे अक्षय। अक्षय है यहाँ पे। अक्षय को 1 करोड़ इंडियन रुपी भेजने हैं, कहां पर, पाकिस्तान में। किसके पास में, अगर बात करें यहां पे आरिफ के पास में। किसके पास में, आरिफ के पास में, बट वो इंडियन रुपीज में है और इसको भेजने हैं क्या, पाकिस्तानी रुपीज के अंदर। अक्षय का भेजने हैं आरिफ के पास में, समझना यहां पे। ठीक है, आरिफ के पास में। अब पाकिस्तान में अगर हम बात करें, एक नाम है अमन। अमन को भेजने हैं 1 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस। किसके पास में, अगर हम बात करें यहां पे, अजय के पास में। इंडिया में अजय के पास में भेजने हैं। ठीक है। किस फॉर्म में, इंडियन करेंसी की फॉर्म में। समझ में आया कि यहां पे, समझना यहां पे। तो जो अमन है वो पाकिस्तान में बैठे अब्दुल के पास में जाएगा और कहेगा कि मुझे 1 करोड़ पाकिस्तानी रुपए मैं तुमको दूंगा, तुम 1 करोड़ इंडियन रुपीस कहां, अजय के पास में पहुंचा दो, बाकी तुम्हारा जो कमीशन बनता है वो तुम ले लो। और यहां से जो अक्षय है ये अनिल के पास जाएगा और कहेगा कि मैं 1 करोड़ तुम्हें कह देता हूं इंडियन रुपीस, तुम अपना कमीशन ले लो अनिल, और तुम्हारे जो सोर्सेज है उससे 1 करोड़ पाकिस्तान रुपये कहां पहुंचा दो, आरिफ के पास से पहुंचा दो। बीच में जो इनका कमीशन है वो रख लेगा। तो यहां पे अनिल और अब्दुल आपस में बात करेंगे। अनिल अब्दुल को फोन मिलेगा, और अब्दुल कैसे हो, अब्दुल बोलेगा एकदम बढ़िया, आप बताओ कैसे हो, मैं बढ़िया एकदम। अब कहेगा कि अनिल कहेगा कि मेरे 1 करोड़ रुपए हैं, ठीक है, फलाना फलाना आदमी के, तुम्हें पाकिस्तान में आरिफ को देने हैं, पाकिस्तान रुपये में मैंने कमीशन रख लिया, खत्म के। समझ में आया कि नहीं आया। और यहाँ पे अब्दुल क्या कहेगा अनिल से कि मेरे भी क्या है 1 करोड़ का है रुपए, तुम एक काम करना, इंडियन रुपीज में किसको दे देना, अजय को दे देना। तब अनिल ने जो 1 करोड़ रुपए कहां से लिया, अक्षय से लिया, यहाँ पे वो किसको दे देगा, ये अजय को, क्योंकि एक्चुअल में क्या अमन को पहुंचाना था, किसको, अजय को। और अगर बात करें अब्दुल जो है वो क्या करेगा, 1 करोड़ पाकिस्तानी जो यहाँ पे रुपीस था, ठीक है, ये रख लेगा। और अनिल ने बताया कि यहाँ पर अक्षय ने कहां पहुंचाया था, आरिफ को, तो ये ऐसे कैसे अपना कमीशन काट के आरिफ को पहुंचा देगा। पैसा ट्रांसफर ही नहीं हुआ और हवाला का काम हो गया। यहाँ पे समझ में आया कि नहीं आया आपको यहाँ पे। तो इस तरीके से हवाला क्या आता है, कंप्लीट किया जाता है। क्लियर यहाँ तक। और ये जो मनी जो हो रहा है ये सारा किसका होता है, ब्लैक का होता है, ये गवर्नमेंट इसको ट्रेस नहीं कर पाती है। समझ में आ गया। इस तरीके से हवाला यहाँ पे किया जाता है। अब हम बात करें यहाँ पे, नेक्स्ट चलते हैं। तो मनी लॉन्ड्रिंग एक अलग चीज हो जाती है, ठीक है, और हवाला एक अलग चीज है। कई लोग हमारे हवाला को मनी लॉन्ड्रिंग मानते हैं। एक प्रोसेस है हवाला जिसके थ्रू पैसे का क्या कहते जाता है, ट्रांसपोर्ट कहते हैं, दोस्तों, तो भेजा जाता है। ठीक है। मनी लॉन्ड्रिंग में आप क्या करते हैं, पूरे पैसे को लीगल दिखाने की कोशिश की जाती है उसके अंदर। ठीक है। चलिए आगे। अब मनी लॉन्ड्रिंग की अलग अलग क्या है, स्टेजेस है। ठीक है। पहली स्टेज है प्लेसमेंट। अब मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, अब हाँ एक प्रोसेस होता है, एक है ना मनी लॉन्ड्रिंग का आपको एग्जांपल भी दे देता हूँ जिससे कि आपको इजी रहेगा। देखो ये मान लीजिए हमारा क्या है, इंडिया है, ये हमारा क्या है, ये इंडिया है। ठीक है। ये हमारा कोई दूसरा एक फ्रेंडली नेशन है जो टैक्स हेवन कंट्री है, मॉरिशस की बात कर लेते हैं।
यहां पर बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो एक्चुअल में कोई भी काम नहीं कर रही होती है, एक्चुअल में कुछ भी काम नहीं कर रही होती है, सब केवल और कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, कोई ट्रेड नहीं होती, बस कागजों पे चलती है। ठीक है, ऐसी कंपनीज को शेल कंपनी कहा जाता है। क्या बोला जाता है इनको? शेल कंपनी, जो रियल में कोई काम नहीं कर रही होती है, केवल पेपर्स पे काम कर रही है। उस कंपनी का नाम मान लीजिए हमने एबीसी रख लिया। ठीक है, अब मनी लॉन्ड्रिंग कैसे होती है समझा देते हैं आपको। एक एग्जांपल देता हूं मैं। इंडिया में XYZ कंपनी है, ठीक है, इसने इलीगल तरीके से बहुत सारा पैसा क्या किया, टैक्स चोरी कर ली, बहुत सारा पैसा कमा लिया टैक्स चोरी करके। अब इसको वो पैसा अपने काम में, अब देखो टैक्स चोरी करके पैसा कमा लिया तो गवर्नमेंट के नजर में नहीं है, कैश में तो पड़ा हुआ कहीं पे। अब इसको वो पैसा वापस एक नंबर में शो करना है, अपनी कंपनी के अंदर लगाना है। अब वो कैसे लगाए? क्योंकि लगाएंगे तो क्या करें, गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा बहुत सारा, गवर्नमेंट पूछे कहां से आया पैसा, फिर आप पता लगा टैक्स चोरी कर ली तो आपको जेल में डाल देंगे। तो यहां पर XYZ क्या है कि इन शेल कंपनी एबीसी से बात करेगा, क्योंकि आप देखेंगे मॉरिशस के अंदर ऐसे जो टैक्स हेवन कंट्रीज है उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस कंपनी के रिगार्डिंग बहुत क्या होता है, कम होते हैं, ढीले होते हैं। वहां पे लोग पूछते नहीं कहां से आया पैसा, आ गया बस ठीक है काम चलाओ अपना। तो यहां पर क्या होगा, सबसे पहले ये जो इन्होंने इलीगल पैसा कमाया वो क्या करेगा, हवाला का थ्रू मान लीजिए मॉरिशस पहुंचा दिया और एबीसी कंपनी ने उसको कहां कर दिया, बैंक में डाल दिया, खुद के अपने बैंक में क्या कर दिया, डाल दिया। वहां की गवर्नमेंट पूछती नहीं कहां से आया कैसे आया, बस टैक्स दे दो, होगा काम। छोटा सा कंट्री है, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, एबीसी के थ्रू जो पैसा इसने हवाला के थ्रू पहुंचाया है यहां पे, उसको क्या करेंगे, कहेंगे कि हमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, XYZ कहेगा हमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, और एबीसी के थ्रू क्या करवा देंगे, इन्वेस्टमेंट कर देंगे। क्या कर देंगे आप, इन्वेस्टमेंट करवा देंगे। ठीक है, अब जब इनसे पूछेगा ये पैसा कहां से आया, बोले कि भाई हम मॉरिशस की कंपनी है, उसने क्या किया, हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया, वहां से आया। बस क्या हो गया, आपका ब्लैक का पूरा पैसा व्हाइट हो गया। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि इनसे कुछ ट्रेड कर लेंगे, समझ में आया कि नहीं, इनसे क्या करेंगे, ट्रेड कर लेंगे, कुछ बेच देंगे सामान फर्जी और फेक बिल बनवा के दिखा देंगे और ये पैसा ट्रांसफर कर देंगे इनका। तो वो भी क्या हो गया, पूछेंगे कहां से आया पैसा, कहोगे हमने क्या ट्रेड किया था इस वजह से आया। तो इस तरीके से क्या होती है, मनी लॉन्ड्रिंग होता है, एक टाइप है। ठीक है, अब हम बात करें स्टेजेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग की। भाई मनी लॉन्ड्रिंग के स्टेजेस क्या है, तो आपको देखना पड़ेगा। पहला स्टेज है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट का मतलब क्या है, placement is the stage where illicit funds are introduced into the financial system. This can involve deposit into bank account, currency exchange और purchase of valuable assets. पहली बार placement किया जाता है, मैं बताया था ना, placement किया, बैंक अकाउंट में डाल दिया, पहला placement हो गया। दूसरा layering. Layering is the process of separating illicit funds from their source. This often involves transferring funds between accounts or across the borders to obscure their origin. इतनी बार ट्रांसफर किया जाता है, उस पैसे को घुमाया जाता है। मान लीजिए बाहर भेज दिया पैसा, फिर आके कंपनी को लोन दे दिया, फिर उस लोन से पैसा आया शेयर मार्केट में लगा दिया, शेयर मार्केट से पैसा आया बैंक बॉन्ड्स खरीद ली, बॉन्ड्स से पैसा आया, मतलब उसको मल्टीपल टाइम क्या कर लिया, अलग अलग ट्रांजेक्शन दिखा दिए। अब इतना ट्रांजेक्शन दिखाते तो आप जब मेन जो सोर्स है वहां तक आप पहुंच ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये बोलते हैं, इसको लेयरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, लेयरिंग बोलते हैं। फिर आता है इंटीग्रेशन। लास्ट में क्या करेंगे, आप उस पैसे से वैल्यूएबल एसेट्स खरीद लेंगे, अपने बिजनेस में लगा देंगे, लग्जरी एसेट्स खरीद लेंगे। इंटीग्रेशन इज द फाइनल स्टेज इन विच द लॉन्च्ड फंड आर री इंट्रोड्यूस्ड इनटू। अब री इंट्रोड्यूस के बोल रहे हैं, अरे पहली बार जो पैसा था गवर्नमेंट ने तो छापा था, वो तो लीगल मनी था। अब कहेंगे सर ये ब्लैक का पैसा होता कैसे है, समझ में नहीं आया। जब वो गवर्नमेंट ने छाप दिया तो कैसा, समझिए आप ब्लैक का पैसा कैसा। एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे मान लीजिए एक सिविल सर्वेंट है, ठीक है, सैलरी जो भी उसकी है, मतलब मान लेते हैं 2 लाख रुपए की सैलरी, ठीक है। अब यहाँ पर उसके पास में कोई आदमी आता है काम करवाने के लिए, ठीक है, तो काम करवाने के लिए आता है तो वो कहता है कि काम मैं कर दूंगा लेकिन मुझे 3 लाख रुपए चाहिए। अब दूसरा आदमी है, वो भी क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, उसको वो काम करवाना है, उसकी रेगुलर सैलरी आ रही है, तो वो अपनी सैलरी को क्या करेगा, इन कैश करवाएगा। जो उसकी सेविंग्स वगैरह होगी उसका करेगा, उसको इन कैश करवा लेगा। अब कैश आ गया, कैश आपके हाथ में आ गया, गवर्नमेंट थोड़ी पूछेगी कहाँ गया, गवर्नमेंट ने तो आपको सैलरी दे दी। समझ में आया, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय सिविल सर्वेंट के पास अपना काम करवाने आया है, वो बता रहा हूँ मैं आपको, तो गवर्नमेंट कहती है, गवर्नमेंट दूसरे वाले जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसको सैलरी देगी अपार्ट फ्रॉम सिविल सर्वेंट। अब उसने अपने जो सेविंग्स कर रखी थी, वो अपना काम करवाने के लिए सेविंग को तोड़ा, 2-3 लाख रुपए निकाल लिए, ठीक, कैश में, और इसको क्या कह दी, इसने घूस दे दी, मतलब रिश्वत दे दी। यहाँ पे कहते थे हम रिश्वत दे दी। अब जो सिविल सर्वेंट है वो 2 लाख रुपए को शो नहीं कर सकता, जो भी इसने रिश्वत लिया उसको क्या शो करेगा कि रिश्वत का पैसा है मेरा, नहीं, वो पकड़ लेगा, वहां पर जेल हो जाएगा। तो इस तरीके से वो सिस्टम से आउट हो जाता है पैसा और ब्लैक का पैसा हो जाता है वहां पे वो। तो इस तरीके से ब्लैक मनी बनता है। ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, और भी यहाँ पे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल दे तो आप समझ सकते हो।
तो इंटीग्रेशन इज द फाइनल स्टेज इन विच द लॉन्डर्ड फंड्स आर रीइंट्रोड्यूस। तो रीइंट्रोड्यूस हुआ है, पहली बार का गवर्नमेंट ने, दूसरी बार रीइंट्रोड्यूस इनटू द इकोनॉमी एज लेजिटिमेट फंड्स। दिस इन्वॉल्व्स इन्वेस्टिंग इन द बिजनेसेस, परचेजिंग रियल एस्टेट्स और अदर मीन्स ऑफ लेजिटिमाइजिंग द फंड्स। ठीक है, कलेक्शन ऑफ डर्टी मनी हुआ है, पहला प्लेसमेंट कर दिया है, डर्टी मनी इंटीग्रेट्स इनटू द फाइनेंस सिस्टम और ट्रांसफर कर रहा है, एक्स कंपनी से वाई कंपनी को लोन दिया, ये आपस में खेल रहे हैं ऐसे। और लास्ट में क्या होता है यहाँ पे, या तो रियल एस्टेट खरीद लेते हैं या फिर प्लेन खरीद लेंगे, घर खरीद लेंगे, जो भी खरीदना वो खरीद लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं आप, मेथड्स ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। अगर हम बात करें किसकी, मेथड्स ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, पहला अगर हम बात करें मेथड की तो है स्ट्रक्चरिंग या स्मर्फिंग। इसमें क्या होता है, लार्ज जो अमाउंट ऑफ मनी होता है उसको छोटे छोटे भागों में तोड़ के उसको क्या कहता है, ट्रांसफर करता है। तो वो क्या होता है, उसके ऊपर आप देखेंगे ज़्यादा वो सस्पिशियस लगता नहीं है ट्रांजेक्शन। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ, मान लीजिए आपका अकाउंट है SBI में, आप रोज के 1-2 हज़ार रुपये ट्रांसफर करते हैं या फिर कुछ खर्चा पानी करते होंगे, आपके अकाउंट में मैक्सिमम मतलब 10-15-20 हज़ार रुपये आते हैं, इससे ज़्यादा ऊपर ट्रांजेक्शन होता नहीं। सोचिए एक दिन आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपये आ जाए, सस्पिशियस ट्रांजेक्शन आ गया। लेकिन अगर आपके अकाउंट में 15-20 हज़ार रुपये जाएंगे, कोई ध्यान नहीं देगा। समझ में आ रहा है? तो होता क्या है, यहाँ पे लार्ज अमाउंट को ब्रेक किया जाता है। मान लीजिए 100 करोड़ है तो उसको 10,000 लोगों को बांट देंगे, वो कहेंगे हमको ये अलग अलग तरीके से पैसे तुम दे देना, खत्म कर। एनजीओ खोल लिया, उसमें डाल देना, तो पता ही नहीं लगेगा आपको। भाई बहुत सारे लोगों को आप पैसे बांट देंगे, कम अमाउंट में आएगा तो लेस सस्पिशियस लगेगा आपको। तो स्मर्फिंग और स्ट्रक्चरिंग यही होता है, ब्रेकिंग अप लार्ज अमाउंट ऑफ कैश इनटू द स्मॉलर लेस कंस्पिशियस अमाउंट दैट आर देन डिपॉजिटेड इनटू द बैंक अकाउंट। ठीक है, बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करते थे। दूसरा है ट्रेड बेस्ड लॉन्ड्रिंग। मैंने आपको बताया था यहाँ पे जो शेल कंपनियां हैं क्या करेंगे, ऑर्डर लगा देंगे। मान लीजिए आपकी बहुत बड़ी फैक्ट्री है, ठीक है, आप कुछ बेचते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल इंडिया में अगर हम बात करें, ठीक है, इंडिया के अंदर आप बात करें, कुछ भी बेचते हैं आप, कोई भी XYZ गुड बेचते हैं, किसको, यहाँ पे मॉरिशस के अंदर। तो यहाँ पे शेल कंपनियां बैठी हुई है, ये आपसे क्या कर देंगे, परचेज यहाँ पर ये कर लेंगे। क्या कर लेंगे, यहाँ पे ये परचेज कर लेंगे और फर्जी बिल बना के यहाँ पे आपको ये दे देंगे, फेक बिल्स यहाँ पे दे देंगे। और क्या कर देंगे, फिर कहेंगे ये पकड़ो, और ये भी पैसा ट्रांसफर करेंगे। क्या करेंगे, अमाउंट ट्रांसफर करेंगे। वो पैसा जो इंडिया के जो XYZ कंपनी थी, इसने क्या किया है, यहाँ पर हवाला के थ्रू पहुंचा दिया। कहाँ पर, इस शेल कंपनी मतलब मॉरिशस में बैठी हुई इस कंपनी के पास में उन्होंने पहुंचा दिया, वहां इन्होंने पहुंचा दिया, ट्रांसफर कर दिया। अब यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट कहेगी ये पैसा कहाँ से आया, तो कह देंगे XYZ कंपनी कहेगी हमने माल बेचा था, किसको, जो भी कंपनी का नाम है ABC, उसको हमने माल बेचा था, तो वहां से पैसा आया हमारे पास। तो वो अगेन क्या हो गया, यहाँ पे ट्रेड बेस्ड लॉन्ड्रिंग हो गई। यहाँ पे क्या हो गया, ट्रेड बेस्ड, यहाँ पे इस तरीके से आपने पैसा कमा लिया। यूजिंग ट्रेड ट्रांजैक्शन टू मूव वैल्यू अक्रॉस बॉर्डर्स एंड डिस्गाइज द ओरिजिन ऑफ इलिसिट फंड। शेयर कंपनीज के थ्रू मैं बताया था आपको, क्रिएटिंग कंपनीज विद नो लेजिटिमेट बिजनेस एक्टिविटीज टू फनल इलिसिट फंड्स थ्रू लेजिटिमेट लुकिंग लाइक ट्रांजैक्शन। अगला है रियल एस्टेट, ये बहुत ही आम है हमारे रियल एस्टेट हम बात करें तो, ठीक है, purchasing real estate with the illicit funds and then selling it to convert the value into legitimate assets। अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर आपसे बात करूं, मान लीजिए आपने कोई लैंड थी, उसको 1 करोड़ रुपए के अंदर लेकिन आपने उससे कहा कि सुन दो ऑल ऑफ यू, क्योंकि आपके पास में क्या ब्लैक का पैसा बहुत सारा है, ठीक है, तो आपने कहा कि देखो 1 करोड़ है ना इसकी वैल्यू, तो मैं तुम्हें 60 लाख तो क्या दूंगा to all of you and कैश, मतलब उसका कहीं रिकॉर्ड नहीं होगा, और 40 लाख का मैं तुम्हें चेक दे दूंगा। अब गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग उस घर की वैल्यू कितनी जाएगी, 40 लाख, क्योंकि आप तो वही शो करोगे, 60 लाख तो आपने कैश दे दिया, वो दिखाओगे ही नहीं, आप कहीं पेपर में मेंशन ही नहीं करोगे। अब नॉर्मली हम ये प्रैक्टिस करते हैं टैक्सेस से बचने के लिए एंड ऑल ये सब। अब मान लीजिए आपने कहा कि हाँ ठीक है मुझे कोई दिक्कत नहीं, दो आप तो मेरे को, अब आपने ले लिया। अब उससे होता क्या है कि वो 60 लाख रुपए ले लिए और आप फ्री हो गए। अब जिसने खरीदा वो क्या करेगा, यहाँ पे 1 या 2 साल बाद उसको बेचेगा 1.2 करोड़ के अंदर फॉर एग्जांपल। अब वो कहेगा कि मुझे सारा का सारा पैसा एक नंबर में चाहिए, मतलब मुझे पेपर के ऊपर 1.2 करोड़ ही दिखने चाहिए, भले से मैं टैक्स दे दूंगा। अब इससे हुआ क्या, इससे हुआ ये कि जो उसका 60 लाख जो पहले कहता ब्लैक का पैसा था, अब वो पूरा क्या हो गया, व्हाइट हो गया। समझ में आया, थोड़ा बहुत जो गवर्नमेंट का टैक्स हो पे करना पड़ेगा, पूरा क्या हो गया वहां पे उसका व्हाइट हो गया। क्योंकि गवर्नमेंट पूछेगी ये पैसा कहां से आया, वो बोलेंगे साहब हमने जमीन में चाहिए, देखो पेपर हमारे पास में। समझ में आया कि नहीं। इस तरीके से यहाँ पर रियल एस्टेट का होता है, परचेजिंग रियल एस्टेट विद इलिसिट फंड्स देन सेलिंग इट टू कन्वर्ट द वैल्यू इनटू लेजिटिमेट एसेट्स। ये है मेथड्स ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग की। अब हम बात करते हैं एक्ट के बारे में, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 की बात करते हैं यहाँ पे। The PML Act 2002 is an act of Parliament of India enacted to prevent money laundering and provide for the confiscation of property derived from the money laundering।
प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट वाज इनेक्टेड ऑन जनवरी 17, 2003। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि कब इनेक्ट हुआ, तो आप बोलेंगे जनवरी 7, 2003 के अंदर। देखिए इनेक्ट है और ये फोर्स में कब आया है, दोनों अलग अलग बात है। जुलाई 1, 2005 के अंदर इनफोर्स हुआ है। इनेक्ट का मतलब है कि पार्लियामेंट ने इसको एक्ट बना के क्या कर दिया, यहाँ पे स्टैब्लिश कर दिया। इनफोर्स मतलब क्या करते हैं, साइन हो चुके हैं, अब ये पूरे इंडिया में क्या हो गया, इनफोर्स हो गया। इस तरीके से यहाँ पे ये चीजें चलती है। तो आपको पता होना चाहिए इनेक्ट और इनफोर्स का मतलब क्या है यहाँ पे। It aims to combat money laundering related to illegal activities such as drug trafficking, smuggling and terrorism financing. Drug trafficking, smuggling and terrorism financing. देखो होता क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू ही आप देखेंगे। देखो आप समझिए, जो आपने पैसा वैसा कमाया, ठीक है, उसको जो ड्रग ट्रैफिकिंग या फिर आप देखेंगे स्मगलिंग या टेररिस्ट फाइनेंस के, तो उसको आपको खर्च करने के लिए दिखाना पड़ेगा, तो शो करना पड़ेगा, तो उसको लेजिटिमेट करना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ऑफ कोर्स। और इसके अंदर से आप देखेंगे ड्रग ट्रैफिकिंग का पैसा हुआ, स्मगलिंग का पैसा हुआ, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा मनी लॉन्ड्रिंग करने की कोशिश की होती है इस पैसों की। इंडियाज पार्लियामेंट इनेक्टेड द पीएमएलए अंडर आर्टिकल 253। अब कहेंगे आर्टिकल 253 के अंदर क्या इनेक्ट किया, मतलब Article 253 of the Indian Constitution, which empowered it to make laws for implementing international convention। यहाँ पर ये बोला गया है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये क्या बोला गया, ये बोला गया है कि अंडर आर्टिकल 253 इंडियन पार्लियामेंट के पास में क्या है, ये पावर है कि वो कोई इंटरनेशनल कन्वेंशन जो हुई है उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को अडॉप्ट करके इंडिया में इंप्लीमेंट करवा सकती है। दिस आर्टिकल indicates that a law parliament make to implement any decision of an international body will be confined to subject matter of the decision। Item number 13 of union list। देखो आपको पता होगा 7 शेड्यूल के अंदर हम बात करेंगे, 3 लिस्ट की बात करेंगे, एक तो यूनियन लिस्ट, एक है स्टेट लिस्ट और एक है कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट पे कौन लॉ बनाएगा, अगर हम बात करें तो सेंट्रल लॉ बनाएगा, मतलब पार्लियामेंट बनाएगा। स्टेट पे केवल स्टेट बनाएगा, कॉन्करेंट पे दोनों बनाएंगे। दोनों अगर ने बना दिया तो लास्ट में इंपोज कौन सा होगा, पार्लियामेंट वाला। अगर मान लीजिए अगर हम बात करें स्टेट को कॉन्करेंट लिस्ट वाले में कुछ चेंज करना है जो पार्लियामेंट ने बना रखा है, तो क्या लगेगा यहाँ पे, स्टेट क्या करेगा, स्पेशल परमिशन लेगा, किससे, प्रेसिडेंट से। और फिर पर्टिकुलर वो जो चेंजेस है जो करना चाहते हैं कॉन्करेंट में, जो पार्लियामेंट ने क्या करेगा, इंपोज कर रखे हैं, वो पर्टिकुलर स्टेट के लिए क्या जाएगा, लग जाएगा यहाँ पे। ऐसा तरीके से होता है यहाँ पे। 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज स्पेसिफिक ऑन दिस पॉइंट। अब थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखना पड़ेगा कि पीएमएलए आया कहां से, मतलब इससे कुछ ना कुछ तो अपने आप में हिस्ट्री होगी ना। तो ऑफ कोर्स यहां से इंटरनेशनल कन्वेंशन से अगर आया है, तो यहां पे देखेंगे यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट द इलिसिट ट्रैफिक इन नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस 1988 क्या हुआ यहाँ पे होता है। दिस कन्वेंशन अर्ज ऑल कंट्रीज टू टेक अर्जेंट स्टेप टू प्रिवेंट द लॉन्ड्रिंग ऑफ प्रोसीड्स ऑफ ड्रग्स क्राइम्स एंड अदर कनेक्टेड एक्टिविटीज। और इसी के बाद में क्या होता है, नेक्स्ट ईयर आप देखेंगे एफएटीएफ को क्या होता है, एस्टैब्लिश किया जाता है। एफएटीएफ की अगर फुल फॉर्म देखेंगे तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, अगर हम बात करें इसको 1989 के अंदर एस्टैब्लिश किया। क्यों कि भाई जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आप मान लीजिए ड्रग जो यहाँ पे मनी है, कुछ भी है यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड कुछ भी चीजें हैं, उसके रिगार्डिंग रिकमेंडेशंस जो है कि किस तरीके से हम उनसे कॉम्बैट कर सकते हैं, वो कौन देगा, एफएटीएफ। FATF was established in 1989 to examine the problem of money laundering and make recommendations to combat it. India adopted the FATF recommendation for inaction of PMLA। हमने FATF की रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट किया है अंडर PMLA एक्ट के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं UNGA's Political Declaration and Global Program of Action। This resolution urged all member countries to enact suitable pieces of legislation to effectively prevent the laundering of drug money। मतलब यहाँ पर ये बोला गया है कि हर कंट्री जो उनके हिसाब से लगे उनको सही लेजिस्लेशन को अडॉप्ट करना चाहिए, उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए ताकि वो ड्रग मनी के खिलाफ लड़ सके। यूएन स्पेशल सेशन काउंटरिंग वर्ल्ड ड्रग प्रॉब्लम टुगेदर की बात करें, ए डिक्लेरेशन वाज अडॉप्टेड ऑन द अर्जेंट नीड टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग से लड़ने के लिए यहाँ पे बात की गई। यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम of 2000 Palermo Convention। It advocates legislative and other measures to combat organized crime and specifically called for criminalizing the laundering of the proceeds of crime। जो यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है उसके थ्रू जितने भी कारनामे हो रहे हैं, जो भी काम हो रहे हैं, उसको क्या क्रिमिनलाइजिंग, मतलब क्रिमिनल मैटर्स में डाल दो, यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर तो ये तो इंटरनेशनल हो गया। क्या अगर हम बात करें इंडिया में, तो ऑफ कोर्स इंडिया में भी क्या हुआ था, यहाँ पे
नरसिम्हन कमेटी थी जिन्होंने बैंकिंग सेक्टर के अंदर रिफॉर्म्स को क्या कहते हैं यहाँ पे एस्टैब्लिश किया। तो यहाँ पे बोला गया था द नरसिम्हन कमेटी ऑन बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म ऑल्सो अंडरस्कोर्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ एड्रेसिंग मनी लॉन्ड्रिंग विद इन द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, कि इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग ना हो और हमारे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसका मिसयूज ना हो, उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पर क्या हुआ था, इन्होंने क्या दी थी, रिकमेंडेशंस यहाँ पे दी थी। अब बात करते हैं, अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव की हम बात यहाँ पे करते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है। पहला है प्रिवेंशन। अगर हम बात करें, पहले क्या है यहाँ पे, प्रिवेंशन, ठीक है। To prevent money laundering by implementing stringent measures and monitoring financial transaction। अगर हम यहाँ पे बात करें कि प्रिवेंट करना है मनी लॉन्ड्रिंग को, इम्प्लीमेंट स्ट्रिंजेंट मेजर, कठोर यहाँ पर अगर हम बात करें, आपको यहाँ पे डिसीजन लेने हैं, कठोर यहाँ पे आपको रूल्स एंड रेगुलेशन बना रहे हैं, और जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसको क्या करना है, यहाँ पे उसको मॉनिटर करना है। डिटेक्शन, टू डिटेक्ट एंड इन्वेस्टिगेट इंस्टेंसेज ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग थ्रू प्रॉपर इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी मैकेनिज्म। क्या करना है यहाँ पे, आपको यहाँ पे डिटेक्ट करना है, इन्वेस्टिगेट करना है। कॉन्फिस्केशन, जो मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे से आपने क्या करा है यहाँ पे, आपने नहीं मतलब किसी और ने किया होगा, ठीक है, जो जमीन ली है उसको क्या करना है, उसको सीज करना है। टू कॉन्फिस्केट प्रॉपर्टीज डिराइव्ड फ्रॉम मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज टू डिटर ऑफेंडर्स एंड डिसरप्ट इलिसिट फाइनेंशियल फ्लोज। इंटरनेशनल कोऑपरेशन बना के चलना है, ध्यान रखना है यहाँ पे। अब हम बात करते हैं की प्रोविजंस ऑफ पीएमएलए। सबसे पहला आता है डेफिनेशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस सेक्शन के अंदर डेफिनेशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग दिया है, तो आप बोलेंगे यहाँ पे सेक्शन 3 के अंदर क्या है, डेफिनेशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग यहाँ पे दिया गया है। अगर आपसे पूछो डेफिनेशन मनी से, तो आप देखिएगा यहाँ पे सेक्शन 3 डिफाइंस मनी लॉन्ड्रिंग एज एन अटेम्प्ट, असिस्टेंस और इन्वॉल्वमेंट इन प्रोसेस कनेक्टेड टू प्रोसीड्स ऑफ क्राइम्स टू प्रोजेक्ट इट्स अनटेन्ड प्रॉपर्टी। पढ़िए एक बार इसको। तो यहां पर सेक्शन 3 कह रहा है डिफाइंस मनी लॉन्ड्रिंग एज एनी अटेम्प्ट, असिस्टेंट और इन्वॉल्वमेंट इन प्रोसेसेस कनेक्टेड टू द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम टू प्रोजेक्ट इट एज अनटेन्ड प्रॉपर्टी। मतलब अगर आपने कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे से खरीदी है उसको अनटेन्ड, बेदाग दिखाने की कोशिश की है या फिर अटेम्प्ट किया है, असिस्ट किया है या इन्वॉल्वमेंट है, तो आप क्या है साहब, ये पूरा का पूरा सेक्शन 3 के अंदर वो क्या मनी लॉन्ड्रिंग मानी जाएगी। ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज की बात करते हैं कि क्या ऑफेंसेस है, क्या पेनल्टीज है। तो सेक्शन 4 अंडरलाइंस करता है पनिशमेंट फॉर मनी लॉन्ड्रिंग। द ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग शैल बी पनिशेबल विद रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म नॉट लेस देन 3 years एक्सटेंडिंग टू 7 years एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू ए फाइन।
मतलब अगर हम बात करें कि कम से कम 3 साल, और अगर हम देखें ज़्यादा कहता है 7 साल, और उसके साथ में क्या देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे, फाइन भी देखने को मिलेगा यहाँ पे अंडर सेक्शन 4 ऑफ द पीएमएलए एक्ट 2002। अटैचमेंट एंड कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी, यहाँ पर ये बोला गया है कि एक्ट के अंदर कि एक आप देखेंगे यहाँ पे एजुकेटिंग जो अथॉरिटी है उसको एस्टेब्लिश किया जाएगा। जो आपकी जो प्रॉपर्टी है इलीगल तरीके से, मतलब आपके नहीं मतलब किसी की जो प्रॉपर्टी है वो इलीगल तरीके से उसने इलीगल मनी से जो उसने दिखाने की कोशिश की है कि मैंने उसको कमाया है प्रॉपर्टी को, मतलब लेजिटिमेट तरीके से जो किसने मतलब उसको क्या किया है, परचेज किया है अगर बात करें, ठीक है। इलीगल मनी को मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू लीगल बनाया है और वो प्रॉपर्टी खरीदी है, इस तरीके से यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो वो प्रॉपर्टी इलीगल मनी से खरीदी गई है, कौन डिसाइड करेगा, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी डिसाइड करेगी। इट अलाउज फॉर द अटैचमेंट एंड कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग। It provides for the establishment of an adjudicating authority to oversee these proceedings under PMLA. An adjudicating authority determines within 180 days whether the property attached by ED are involved in the money laundering. यहाँ पर डिसाइड करेगा 180 दिन के अंदर, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करेगा इसको एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। अब हो सकता है कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो है आपसे खुन्नस खा रखी हो, वो या झूठ बोल रहे हो, तो इस वजह से भी यहाँ पर आप देखेंगे आप एपेलेट ट्रिब्यूनल के लिए जा सकते हैं। किसके अगेंस्ट, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के अगेंस्ट आप कहां जा सकते हैं, एपेलेट ट्रिब्यूनल में। तो यहां पे ये बोला गया है, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन एपेलेट ट्रिब्यूनल टू हियर अपील्स अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एंड अथॉरिटीज लाइक डायरेक्टर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया, इनके खिलाफ जा सकते हैं। रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट की बात है, इट मैंडेट्स entities such as bank and financial institutions to maintain records of transaction and report suspicious transaction to financial intelligence unit। मतलब यहाँ पे बोला गया है कि ये करेंगे जितने भी यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन है उसका रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, और अगर हम बात करें यहाँ पे कोई भी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है तो उसको फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को यहाँ पर देना पड़ेगा, ठीक है। एजेंसीज पावर अंडर द एक्ट, अगर हम बात करें, द ईडी इज द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, Ministry of Finance is responsible for investigating money laundering and property attachment offenses। ईडी को ये पावर मिली है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर जितने भी केसेस हैं उसको क्या करेगी, इन्वेस्टिगेट करेगी, ठीक है। क्या करेगी, उसको करेगी यहाँ पे उसको जो प्रॉपर्टी है उसको अटैच करेगी, ठीक है, जो कॉन्फिस्केट करेगी। द फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इज द सेंट्रल एजेंसी रेस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग, प्रोसेसिंग, analyzing, disseminating information relating to the suspect financial transaction। जितने भी सस्पेक्टिव के होंगे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है उसकी जो FIU है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि उनको ट्रैक करें यहाँ पे, ठीक है, वो उनको क्या रिकॉर्ड रखे उनका। द शेड्यूल ऑफेंसेस आर सेपरेटली इन्वेस्टिगेटेड बाय द एजेंसीज मेंशन्ड अंडर द रेस्पेक्टिव एक्ट। और यहाँ पर दूसरे जो लोकल अथॉरिटीज है उनको भी यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट किया सकते हैं। लोकल पुलिस यहाँ पे आ सकती है, सीबीआई आ सकती है यहाँ पे, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू मान लीजिए किसी का मर्डर हो गया, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, तो उसके सीबीआई आएगी। कस्टम डिपार्टमेंट, अगर मैं बताया था आपको ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है तो वहाँ पे आ जाएंगे। सेबी मान लीजिए जो मनी लॉन्ड्रिंग का जो पैसा है वो स्टॉक मार्केट में लग रहा है तो सेबी यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएगी, और एनी अदर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी एज द केस में भी, ठीक है। अब नेक्स्ट है ऑब्लिगेशन अंडर दिस एक्ट। ये क्या करता है, क्या ऑब्लिगेशन लगाता है, imposes obligation on banking companies, financial institution and intermediaries to verify and maintain client identity record। यहां पर ये बोला गया है, देखो ये तो समझ में आ गया होगा, बैंकिंग कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की हम बात करें तो एनबीएफसी वगैरह की बात हो रही है यहाँ पे, और बोल रहे हैं इंटरमीडिएरीज की क्या बात है। देखिए इंटरमीडिएरीज की मतलब है कि जो पेटीएम मनी है आप देखते, जीरोधा देखते हैं आपके, ठीक है, आप देखते हैं, और बहुत सारी जो ऐसे कंपनी जिससे आपसे क्या उस ऐप के थ्रू आप शेयर मार्केट में क्या कहते हैं इन्वेस्ट खरीदते हैं कुछ भी स्टॉक वगैरह, वो सब इंटरमीडियरीज हैं, वो सब क्या है, इंटरमीडियरीज है यहाँ पे अगर बात करें यहाँ पे, ठीक है। तो उनके लिए जरूरी है कि वो उनका आईडी प्रूफ, आपका देखो ना केवाईसी होता है, नो योर कस्टमर होता है, मतलब आपका आधार कार्ड पैन कार्ड ले लेते हैं, फिर आपका यहाँ पे क्या करते हैं केवाईसी करते हैं, फिर चेक करते हैं ताकि आपकी ऑथेंटिक आदमी हो कि नहीं हो, तो वो यहाँ पर इनको बोला गया है। Verify and maintain client identity records, इनको मेंटेन करके चलना पड़ता है। These financial firms are required to report their financial transaction to the Financial Intelligence Unit of India। Special courts under PMLA की हम बात करते हैं यहाँ पे, one or more courts of sessions are designated as a special courts to try offences under PMLA and other related offenses। अब यहाँ पर offences under PMLA की बात करते हैं, यहाँ पे 3 पार्ट में बांटा गया है, ठीक है। Offences mentioned under Part A, Part B and Part C of the schedule the एक्ट। पार्ट ए के अंदर किसको देखा गया है यहाँ पे देखते हैं,
includes money laundering offenses under the following act। पहला है इंडियन पिनल कोड को इसमें ऐड कर लिया गया है। दूसरा है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, पीसी एक्ट बोलते हैं इसको भी ऐड कर लिया गया है। नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट को यहाँ पे गया है। एंटीक्विटीज एंड आर्ट ट्रेजर्स एक्ट को यहाँ पे। ट्रेडमार्क, देखो यहाँ पे थोड़ा दिक्कत है, ये छोटे छोटे जो है ना यहाँ पे ये माइनर ऑफेंस जो है इनको भी यहाँ पे ऐड करें, जिसके साथ प्रॉब्लम हो गई, बताएंगे आपको यहाँ पे। ट्रेडमार्क एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, कॉपीराइट एक्ट एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। पार्ट बी की अगर हम बात करें, इंक्लूड्स मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंसेस दैट आर मेंशन इन पार्ट ए बट आर ऑफ ए वैल्यू ऑफ 1 करोड़ और मोर। पार्ट 3 में इंक्लूड्स मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंसेस अंडर ट्रांस बॉर्डर क्राइम, जो ट्रांस बॉर्डर क्राइम उनको यहाँ पर पार्ट 3 में, पार्ट सी में लिखा गया। अब कंसर्न क्या है, पहली बात तो यहाँ पे रिगार्डिंग पीएमएल एक्ट, पहला कंसर्न है यहाँ पे जो इंक्लूजन ऑफ माइनर एंड लेस सीरियस ऑफेंसेस। मतलब यहाँ पे बोला गया है कि जैसे ट्रेडमार्क हुआ, ये छोटे मोटे ऑफेंस है। देखो एक वो आदमी जो ड्रग ट्रैफिकिंग कर रहा है, आर्म्स की स्मगलिंग कर रहा है, टेररिज्म फाइनेंसिंग कर रहा है वो आदमी, और जैसे ट्रेडमार्क चोरी किया, मैं ये नहीं कह रहा कि दोनों गलत है, ऑफ कोर्स मतलब ये भी गलत है ये भी गलत है, लेकिन अगर आप फ्रीक्वेंसी देखेंगे तो ये बहुत छोटा क्राइम है। ट्रेडमार्क चोरी करना, वो एक टेररिज्म फाइनेंसिंग कर रहा है वो बड़ा क्राइम है। आपने क्या किया, दोनों को एक कर दिया। समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे इसके अंदर ये बात बोल रहा है यहाँ पे, इंक्लूजन ऑफ other less serious offences in the schedule dilutes the original intent of the law. The schedule of act has been expanded over the years to include even minor and non-serious offences such as copyright and trademark infringements. Equate punishment for ordinary crimes with serious crimes. मतलब अगर ट्रेडमार्क उल्लंघन करते हैं आप, ठीक है, वायलेंट करते हैं, तो आपको क्या होना चाहिए, 1-2 महीने की जेल वगैरह। तो यहाँ पे वो और स्मगलिंग कर रहा है आर्म्स की, वो दोनों बराबर हो गए। यहाँ पे ये बोला गया, PMLA equates the punishment under the ordinary crime with a serious economic offences. For example, with the addition of the Prevention of Corruption Act 1988 to the schedule of offences, PMLA applies with all its rigor to the public servant. Thus, a public servant charged with the corruption and a hardcore ड्रग ट्रैफिकर आर ट्रीटेड अलाइक। मतलब जो कोई पब्लिक सर्वेंट है, रिश्वत का पैसा लिया, उसको मनी लॉन्ड्रिंग करने की कोशिश कर रहा था, और जो अगर मान लीजिए जो ड्रग ट्रैफिकर है, जो आर्म्स की स्मगलिंग करता है, टेररिज्म फाइनेंस करता है, तो उसके ऊपर भी सेम चार्जेस लगेंगे मनी लॉन्ड्रिंग के। तो मतलब क्या है, ये दोनों को बराबर हो गया। तो यहाँ पे पनिशमेंट को आपने क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। यहाँ पे ब्रॉड डेफिनेशन ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम्स है उसकी जो डेफिनेशन है बहुत ही ब्रॉड है। इस वजह से एजेंसीज क्या कर सकती है, इसका मिसयूज कर सकती है, और उसको उसके तहत क्या कर सकती है, वहां पे उनको जो विक्टिम है उनको अरेस्ट कर सकती है। द ब्रॉड डेफिनेशन ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम प्रोवाइड कंसिडरेबल डिस्क्रिशन टू द अथॉरिटीज। क्रिटिक्स फियर दैट this discretion in determination of proceeds of crimes can be misused by the investigating authorities. Stringent bail condition बहुत खतरनाक है यहाँ पे। Stringent bail condition, बेल आपको तभी मिल सकती है जब कोर्ट के जो बात करें, जज को ऐसा लगे कि आप क्या इनोसेंट हैं, क्या है आप इनोसेंट है। जबकि अगर बात करें हम, तो हमारा जो एंग्लो सैक्सन जूरिस्प्रूडेंस है ये कहता है कि जब तक आदमी कोई कन्विक्टेड साबित नहीं होता वो नॉट गिल्टी ही रहता है, मतलब वो क्या इनोसेंट ही रहता है। An accused is denied bail by the entire hierarchy of courts because the bail provision under PMLA state that a judge can give bail only when he is satisfied that the accused is innocent. This is against the Anglo-Saxon jurisprudence which presumes a person innocent until the proven guilty. अगला, burden of proof of innocence on the accused. सारा प्रूफ किसके ऊपर देना है भैया, आप accused को बता रहे हैं यहाँ पे। The burden of proof of innocence on the accused presents a prominent challenge in ensuring a free and fair trial. अगर नेक्स्ट है, अगेंस्ट द फेडरल प्रिंसिपल एंड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन। मतलब यहाँ पर ये बोला गया है कि जो स्टेट और जो सेंटर है वो आपस में मिलजुल कर काम करेंगे, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है कि मान लीजिए कोई सीबीआई जैसे कोई केस हो गया, तो सीबीआई को कोई इन्वेस्टिगेट करना हो तो वो क्या करता है, स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लेती है। पहले किसकी लेती है, वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लेती है, उसके बाद में फिर वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन का क्या करते हैं, स्टार्ट करती है यहाँ पे। लेकिन ईडी के साथ में ऐसा नहीं है। ईडी इस मनी लॉन्ड्रिंग में क्या होगा, ईडी संभालेगी तो ईडी बिना पूछे घुस जाती है, स्टेट की परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे। तो जो साथ में मिलकर काम करने था, जो बेसिक डॉक्ट्रिन था ना कि मतलब दोनों को, स्टेट और सेंटर को साथ साथ काम करना है, ठीक है, वो ऐसा काम नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो ये बोलता है, अंडर द पीएमएलए द ईडी कैन कैरी आउट इन्वेस्टिगेशन विदाउट द प्रायर कंसेंट ऑफ द कंसर्न स्टेट। दिस इज अनलाइक अदर सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन सीबीआई व्हिच आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन द कंसेंट ऑफ द स्टेट बिफोर कैरिंग आउट by any policing investigating activity. This impinges the principle of federalism which is part of the basic structure of constitution. अगर हम बात करें violation of fundamental rights of accused, अगर हम बात करें
वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 कहता है कि भाई देखो बात ये है कि जो भी तुम्हारे खिलाफ में एफआईआर वगैरह हुई, जो भी तुम्हारे खिलाफ में डॉक्यूमेंट हो गए हैं वो आपको पहले पता होना चाहिए, लेकिन ईडी ऐसा नहीं होता, ईडी बताते ही नहीं है यहाँ पे क्या खिलाफ क्या चार्जेस लगे हैं, वो बताती नहीं है। तो यहाँ पे बोल रहा है अंडर पीएमएलए द ईडी डज नॉट रिक्वायर डिस्क्लोजिंग द डिटेल्स ऑफ एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट व्हिच कंटेन्स द एलिगेशन दैट allegation against the accused person. This against the fundamental right to accused to be informed of the charges and allegations, which is a universally recognized right, and it's part of the right to life and liberty under article 21 of the constitution. Violation of article 14 बताया था ना मैंने आपको, ठीक है, सिविल सर्वेंट को दोनों को, आर्म स्मगलर को एक ही कर दिया। तो यहाँ पे बोला है equating the punishment of accused of minor crimes and serious economic offences is violation of fundamental right to the equality under article 14 and of the constitution. अगला है वायलेशन ऑफ आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 द पावर ऑफ द अथॉरिटीज टू इशू समन टू एनी पर्सन इंक्लूडिंग द अक्यूज्ड टू गिव एविडेंस और प्रोड्यूस रिकॉर्ड्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन इज इन वायलेशन ऑफ द राइट्स अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन व्हिच इज फंडामेंटल राइट अंडर द आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब अगर हम बात करें कोई भी अक्यूज्ड है उसके खिलाफ में उसी के द्वारा बोले गए बयानों को काम में नहीं लिया जाएगा, लेकिन यहां पर बात करें ईडी ऐसा काम कर देता है। एक्सटेंसिव powers to the authorities. The Act grants the Enforcement Directorate extensive powers of summons, arrests, raids. This excessive powers to the authorities can potentially lead to the misuse of the and overreach. ठीक है, यहाँ पर ये भी पॉसिबल यहाँ पे है। नेक्स्ट चलते हैं, मेजर अमेंडमेंट्स हुए हैं 9 के अंदर, 12 के अंदर, 23 के अंदर, तो वो देख लेते हैं अपन यहाँ पे पहले यहाँ पर, ठीक है। In 2009, criminal conspiracy under section 120B of the Indian Penal Code was added to the PMLA schedule among the various other offences. This allowed the ED to enter any case where a conspiracy is alleged even if the principal offence is not part of the PMLA schedule. For example, this helped ED to build a land grabbing case against former Jharkhand CM, करंटली जेल में नहीं है तो छूट चुके हैं, यहाँ पे पहले थे जेल में, ठीक है, उनके खिलाफ। दूसरा, इन 2009 ईडी ऑल्सो गोट इंटरनेशनल जुरिसडिक्शन एज फार एज ट्रैकिंग लॉन्डर्ड मनी वॉज कंसर्न, कि बात से भी है तो ईडी इंटरनेशनल लेवल पे जाके यहाँ पे काम कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। इन 2012 द पीएमएलए वाज अमेंडमेंट टू मूव द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, इसको भी ऐड कर लिया गया फ्रॉम पार्ट बी टू पार्ट ए ऑफ द स्टैच्यू शेड्यूल। दिस अप्लाई स्ट्रिंजेंट बिल कंडीशन ऑन दोज अक्यूज्ड ऑफ करप्शन, यहाँ पे बोला गया है, ठीक है, जैसे कि आप देख रहे होंगे अरविंद केजरीवाल जी साथ में केस में हो रहा है। पार्ट ए ऑफ द स्टैच्यू कवर्ड ऑफेंसेस सच एज वेजिंग वॉर अगेंस्ट द नेशन, ट्रैफिकिंग इन ड्रग्स, पीसी मतलब प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एंड द इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट। टू प्लग लूप होल्स अहेड ऑफ इंडियाज प्रपोजल असेसमेंट अंडर द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, स्पेसिफिक चेंजेस इन पीएमएलए वर इंट्रोड्यूस 2023 में भी वहां पे हुआ है। डिफाइनिंग द पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन को डिफाइन किया गया एज इंडिविजुअल्स हु हैव बीन इंटरेस्टेड विद द prominent public functions by a foreign country. This was in uniformity with the 2008 RBI circular Know Your Customer norms and anti-money laundering standards for the bank and financial institution. The government widened the list non-banking reporting entities to allow 22 financial entities like Amazon Pay Private Limited to verify the identity of their customer via Aadhaar under the money laundering law. यहाँ पे करना पड़ेगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, ईडी की, मतलब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है, कि ये कब बना, किसके अंडर है और किस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं पहले ईडी या फिर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट। अभी हम बात करें ईडी जो किसके डिपार्टमेंट के अंदर काम करता है, तो आप बोलेंगे डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर काम करता है। And it enforces the criminal provisions of Prevention of Money Laundering Act PMLA 2002, the Fugitive Economics। अब देखो कौन कौन से ये देखता है, किस किस के अंदर ये केस रजिस्टर करता है, ध्यान रखना, इन्वेस्टिगेट करता है। पहली बात तो डिपार्टमेंट रेवेन्यू के अंदर आएगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड इन्फोर्सेस द क्रिमिनल प्रोविजन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, पहला तो ये हो गया। द फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट जो मोदी गवर्नमेंट में आया था 2018 के अंदर, और अगर हम बात करें फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा, इन तीनों के अंदर क्या करता है, इन्वेस्टिगेशन करता है। ईडी वाज फर्स्ट एस्टैब्लिश इन 1956। 1956 के अंदर इसको एज इन्फोर्समेंट यूनिट एस्टैब्लिश किया गया था अंडर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में फॉर डीलिंग केसेस ऑफ वायलेशन ऑन एक्सचेंज कंट्रोल लॉज अंडर फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट फेरा के अंदर 1947 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। इनिशियली इसका एस्टैब्लिशमेंट इस वजह से हुआ था। In 1957, this unit was renamed as Enforcement। 57 में इसको नाम चेंज करके क्या बोल दिया, ईडी बोल दिया गया, ध्यान रखना यहाँ पे।
लेकिन अगर ध्यान रखिए क्वेश्चन पूछे आपसे ईडी कब स्टैब्लिश हुआ तो 56 आंसर जाएगा। नाम चेंज किया है यहाँ पे। द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ ईडी वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर से कहां भेज दिया? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। कब आप बोलेंगे तो 1960 के अंदर। क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, ठीक है, कि कब से कब हो गया, तो आप बोलेंगे 1960 के अंदर। The ED is headed by the director who is not below the rank of additional secretary to the government of India। ठीक है, यहाँ पे हम बात करें कम से कम। और यहाँ पर 5 क्या है रीजनल यहाँ पे ऑफिस है, लोकेटेड है, कहाँ पर है? चंडीगढ़ में है, चेन्नई के अंदर, दिल्ली के अंदर, कोलकाता, मुंबई। यहाँ पर क्या है, इनके डायरेक्टर है, स्पेशल डायरेक्टर बैठते हैं यहाँ पे। देयर इज हेडक्वार्टर इन्वेस्टिगेशन यूनिट हेडेड बाय स्पेशल डायरेक्टर, ठीक है, जोनल यहाँ पे। और करंट डायरेक्टर की हम बात करेंगे तो कौन है? राहुल नवीन यहाँ पर करंट डायरेक्टर है और ईडी का हेडक्वार्टर दिल्ली के अंदर है। चलिए अगर हम बात करें यहाँ पर किसकी? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, एफएटीएफ की। मैं बताया था यहाँ पे एफएटीएफ को क्यों स्टैब्लिश किया गया था, बताइए। एफएटीएफ को इसलिए स्टैब्लिश किया गया था कि जो मनी लॉन्ड्रिंग से लड़ने के लिए, अगर हम बात करें यहाँ पर क्या करें, मनी लॉन्ड्रिंग से लड़ने के लिए ये क्या दे? रिकमेंडेशंस दे कि किस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग को लड़ सकते हैं। बाद में इसको टेररिज्म फाइनेंसिंग को भी यहाँ पे ऐड कर दिया गया। तो FATF इज एन इंटर गवर्नमेंटल पॉलिसी मेकिंग एंड स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी डेडिकेटेड टू कॉम्बैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग, दोनों को यहाँ पे बात कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पे? To establish international standards and to develop and promote policies both at national and international level to combat money laundering and the financing of terrorism। ओरिजिन की बात करते हैं, इसको एस्टैब्लिश कब किया गया था? 1989 के अंदर किया था ड्यूरिंग G7 समिट इन पेरिस टू डेवलप पॉलिसी अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग। इन 2001 इट्स मैंडेट एक्सपेंडेड टू द इंक्लूड टेररिज्म फाइनेंसिंग। क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि इसमें टेररिज्म फाइनेंसिंग को कब ऐड किया गया था? बोलेंगे 2001 के अंदर टेररिज्म फाइनेंसिंग को ऐड किया गया था आफ्टर 9/11 अटैक। हेडक्वार्टर की बात करेंगे कहां पर है? पेरिस फ्रांस के अंदर है। एफएटीएफ में कितने मेंबर है? 39 मेंबर्स है। कंट्री मत लिखना है यहाँ पे, क्योंकि देखो यहाँ पे 37 तो कंट्रीज है और जीसीसी और ईयू देखने को मिलेगा यहाँ पे आपको, ठीक है। ईयू 2 यहाँ पर मेंबर है, इंक्लूडिंग द यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया, चाइना, सऊदी अरेबिया। इंडिया बिकेम मेंबर ऑफ एफएटीएफ कब? 2010 के अंदर इंडिया का मेंबर यहाँ पे एफएटीएफ का बन गया था, अगर हम बात करें यहाँ पे। अब ये एफएटीएफ करता क्या है? रिकमेंडेशन देता है और साथ में क्या करता है? हर साल आप देखेंगे ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट क्या करते हैं? इशू करते हैं। अभी ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट क्या है समझिएगा यहाँ पे। ग्रे लिस्ट में उन कंट्रीज का नाम होता है जो एफएटीएफ के रिकमेंडेशंस को ठीक से इंपोज नहीं करते और वहां पर टेररिस्ट फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के चांसेस क्या है? बहुत ज्यादा है। उनको हम ग्रे लिस्ट में यहाँ पे डालते हैं, मतलब एफएटीएफ उनको डालता है। ब्लैक लिस्ट में ऐसी कंट्रीज का नाम होता है जहां पे खुलेआम टेररिस्ट फाइनेंसिंग होती है, जहां पे खुलेआम मनी लॉन्ड्रिंग होती है, ठीक है। उनको किस में डाला जाता है? यहाँ पे ब्लैक लिस्ट में डाला जाता है, ठीक है। और यहाँ पे ब्लैक लिस्ट में आने से उनको बहुत ज्यादा लॉस भी होता है, उनको कहीं से लोन वगैरह जो भी चाहिए होता है वो नहीं मिल पाता है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो आपसे पूछेगा ब्लैक लिस्ट के बारे में, तो कंट्रीज नॉन एज नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज और टेरिटरीज are put on the blacklist. These countries support terror funding and money laundering activities. The FATF revised the blacklist regularly, adding or deleting countries. यहाँ पे ऐड भी कर सकता है और डिलीट भी यहाँ पे आप कर सकता है, ठीक है, FATF के अंदर। तो ब्लैक लिस्ट की अगर हम बात करेंगे तो भी 3 कंट्री को डाल रखा है, कौन सा? नॉर्थ कोरिया, ईरान और म्यांमार। इन तीनों को किस पे FATF ने ब्लैक लिस्ट में यहाँ पे डाला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रे लिस्ट। कंट्री दैट आर कंसिडर्ड ए सेफ हेवन फॉर सपोर्टिंग टेरर फंडिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग आर पुट ऑन द एफएटीएफ ग्रे लिस्ट। दिस इंक्लूजन सर्व्स एज ए वार्निंग टू द कंट्री दैट इट मे एंटर इनटू द ब्लैक लिस्ट। यहां पर कंट्रीज को एज अ वार्निंग साइन देने के लिए कि देखो अब तुम क्या है ब्लैक लिस्ट में जा सकते हो, तो ध्यान रखना। तो वार्निंग साइन है, ठीक है, कि तुम अपनी एक्टिविटीज को चेंज कर लो, मनी लॉन्ड्रिंग को रोको, टेररिस्ट फाइनेंस को रोको, वरना हम तुम्हें किसमें डाल देंगे? ब्लैक लिस्ट में डालेंगे। पाकिस्तान लास्ट आप देखेंगे ग्रे लिस्ट में था, लेकिन इस बार इसको निकाल दिया गया है क्योंकि जो यूएसए है वो पाकिस्तान को भी सपोर्ट कर रहा है, पता नहीं क्यों, लेकिन ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है भाई? अगर हम बात करें अगर एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में जाने का, तो आप बोलेंगे नो फाइनेंशियल एड इज गिवन टू देम बाय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। कोई आईएमएफ से उनको फाइनेंशियल एड नहीं मिलेगी, वर्ल्ड बैंक, एडीबी, यूरोप कुछ नहीं मिलेगी यहाँ पे। दे ऑल्सो फेस ए नंबर ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शन एंड सैंक्शन। उनको वर्ल्ड लेवल पे बहुत ज्यादा इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल जो रिस्ट्रिक्शंस है वो आपको वहां पे देखने को उनके ऊपर मिलेंगे, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिसेंट अभी बहुत ज्यादा न्यूज में था, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन
SCO की हम बात करेंगे। देखिए, इसने सबसे पहले शंघाई 5 मैकेनिज्म से क्या किया है, इसको SCO जो बना है वो शंघाई 5 मैकेनिज्म से ही बना है। आप देखेंगे, अब शंघाई 5 मैकेनिज्म क्या था, 1996 के अंदर बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहे थे। देखो आप देखेंगे USSR और चाइना के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट थे, फिर USSR टूट चुका, उसके बाद में जो बॉर्डर डिस्प्यूट और स्टार्ट हो गए चाइना के और जो कंट्रीज हैं यहाँ पे उनके साथ। इमर्ज फ्रॉम ए सीरीज ऑफ बॉर्डर डिमार्केशन एंड डीमिलिटराइजेशन टॉक्स व्हिच वर 4 फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स हैड विद चाइना टू इंश्योर स्टेबिलिटी अलोंग द बॉर्डर्स। पहला है कजाकिस्तान, दूसरा है किर्गिस्तान, तीसरा है तजाकिस्तान, चौथा है रशिया और पांचवा कौन है, चाइना। इन शंघाई 5 मैकेनिज्म से ही क्या निकला था, SCO निकला था। और रिसेंटली ये स्टार्ट क्यों हुए थे भाई, बॉर्डर डिस्प्यूट थे इनके अंदर आपस में, उसको रिजॉल्व करने के लिए। उज्बेकिस्तान ने 2001 के अंदर इसको ज्वाइन कर लिया और तब से इसका नाम क्या हो गया, SCO इसका नाम हो गया, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का नाम हो गया। द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इज अ परमानेंट इंटरगवर्नमेंटल international organization. It covers 40% of global population, nearly 20% of the global GDP and 22% of the global land mass. The creation of SCO was announced, कब हुआ था अनाउंस, 15 जून 2001 को हुआ था शंघाई चाइना के अंदर, ठीक है। अब बात करते थे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन चार्टर वाज साइन ड्यूरिंग द सेंट पीटर्सबर्ग रशिया बाय SCO हेड ऑफ द स्टेट मीटिंग इन 2002 के अंदर एंड इट एंटर्ड इनटू फोर्स इन सितंबर 19 2003 के अंदर, ठीक है। हेडक्वार्टर की हम बात करते हैं तो कहां पर है, बीजिंग चाइना में क्या मिलेगा, इसको आपको हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, कहां पर, बीजिंग चाइना। फाउंडिंग मेंबर्स की बात करें SCO की तो देखो शंघाई 5 तो था ही, उसके साथ में उज्बेकिस्तान आ गया था, तो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, चाइना एंड अगर बात करें रशिया, ये सब क्या है, फाउंडिंग मेंबर ऑफ है किसके, SCO के। SCO एम्स टू प्रोटेक्ट कॉपरेशन एंड म्यूचुअल सपोर्ट इन द एरिया सच एज ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन एंड सिक्योरिटी। और अभी बहुत ज्यादा न्यूज में भी था, आपको पता होना चाहिए, SCO के क्या है, पूरे पूरे मेंबर हैं यहाँ पे, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज बात करेंगे रशियन एंड चाइनीज है। इंडिया एंड पाकिस्तान बिकेम फुल मेंबर, क्वेश्चन पूछ सकता है आपके, इंडिया और पाकिस्तान कब फुल मेंबर बने, तो आप बोलेंगे अस्ताना में कजाकिस्तान के अंदर मीटिंग हुई थी 2017 के अंदर, वहां पे फुल मेंबर यहाँ पे मिले, ठीक है। ईरान बिकेम member of SCO in 2021 and Belarus in July 2024. Now the total members of SCO is 10. देखिए एक्चुअल में हुआ क्या है, यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे 10 नहीं है, यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे सऊदी अरेबिया की हम बात करेंगे, वहाँ पे सॉरी 10 ही है यहाँ पे, ठीक है, 10 ही है, ठीक है, ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ईरान बिकेम मेंबर ऑफ SCO इन 2021, ठीक है, 21 में बन गया था। बेलारूस ने अभी जस्ट ज्वाइन किया है यहाँ पे, ठीक है, 24 के अंदर, अब ये SCO के मेंबर है, बिल्कुल ये ऐसा ही सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 10 मेंबर ही है इसमें, एकदम राइट है, ठीक है। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, चाइना, रशिया, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान एंड बेलारूस 10 मेंबर है SCO के अंदर। बात करें अफगानिस्तान, मंगोलिया को भी ऑब्जर्वर स्टेटस का। फर्स्ट मीटिंग जो SCO की हुई थी हेड ऑफ द स्टेट की, ध्यान रखना, कहां हुई थी, शंघाई चाइना में 2001 के अंदर हुई थी। 13 में SCO की मीटिंग कहां हुई थी, इंडिया में, किसकी, हेड ऑफ द स्टेट की बात कर रहा हूं यहाँ पे। इन 2024 SCO मीटिंग हेल्ड इन अस्ताना, ठीक है, फॉर्मल होना नूर सुल्तान कजाकिस्तान। इन 2025 में होगी चाइना के अंदर होगी। देखो अस्ताना है ना, ये इसका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर इसका नाम है। ये ऐसी कैपिटल है जिसका मैक्सिमम टाइम पर क्या हुआ है, यहाँ पे नाम चेंज हुआ है। जैसे मान लीजिए इंडिया में दिल्ली का नाम कभी कुछ और कर दे, कुछ और कर दे, कुछ तो ऐसे बहुत चेंज किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे नूर सुल्तान अगर देखेंगे, यहाँ पे फॉर्मर प्रेसिडेंट थे किसके, कजाकिस्तान के, तो उनके नाम पे सम्मान देने के चक्कर में वहां पे उनके लिए हुआ था, फिर बाद में इसको चेंज कर दिया गया था। अस्ताना अगर हम बात करें, जो कजक लैंग्वेज है, अस्ताना जो कजक लैंग्वेज है उसमें अस्ताना का मतलब होता है कैपिटल, ध्यान रखना है, ठीक है, कजाकिस्तान में। द शंघाई स्पिरिट इज द कोर वैल्यू ऑफ SCO, इट इज अबाउट म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल बेनिफिट, इक्वालिटी, consultation, respect for cultural diversity and the pursuit of common development among the SCO member, ठीक है। अब बात करते हैं मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ SCO क्या है, स्ट्रेंथन रिलेशन अमॉन्ग मेंबर स्टेट, प्रमोट कोऑपरेशन इन पॉलिटिकल अफेयर्स, इकोनॉमिक्स एंड ट्रेड, साइंटिफिक, टेक्निकल, कल्चरल एंड एजुकेशनल स्पेयर्स एज वेल एज इन एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, टूरिज्म एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, सेफ गार्ड रीजनल पीस, सिक्योरिटी करना है, क्रिएट ए डेमोक्रेटिक इक्विटेबल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक डॉट। अब यहाँ पर कुछ SCO के कुछ इंपॉर्टेंट क्या है, इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वो पढ़ना पड़ेगा। इसमें आपको पता करता है काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट। देखो अभी रिसेंट जो इस्लामाबाद में मीटिंग हुई है वो काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट की है। हेड ऑफ स्टेट हमारा इंडिया के कौन है, द्रौपदी मुर्मू। हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, ठीक है।
The Council of Head of the State, this is the highest decision making body of SCO and comprises the head of the state of the all member countries. It meets annually to set overall strategic direction for the organization. In 2024 it will be held in Astana, Kazakhstan. हुई थी मतलब हो चुकी है. The Council of Head of Government, second highest council in the organization, hold annual summit at which time members discuss issues of multilateral cooperation. In 2024 it will be held, मतलब हो चुकी है, it was held in Islamabad, Pakistan. The Council of Ministers of Foreign Affairs, the comprises of the foreign ministers of all member countries and responsible for coordinating organizing of foreign policy. The Council of National Coordinators, key body coordinating and managing the SCO's current activities, conduct the necessary preparation for the meetings of the Council of Heads of the States, the Council of the Head of the Government and the Council of the Head of Foreign Ministers. अब इसके दो परमानेंट क्या हैं आप देखेंगे यहाँ पे, द सेक्रेटरीट, और ये क्या है परमानेंट, यहाँ पे अगर इसको कह सकते हैं बॉडी है, द सेक्रेटरीट एंड द रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, ठीक है, रैट्स बोलते हैं इसको, द रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर. सेकेंड की बात करें, एडमिनिस्ट्रेटिव आर्म ऑफ एससीओ रेस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग एंड इंप्लीमेंटिंग द डिसीजन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ये कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर बात करेंगे तो बीजिंग में है, परमानेंट एग्जीक्यूटिव बॉडी है. द सेक्रेटरी इज हेडेड बाय सेक्रेटरी जनरल एंड ही इज नोमिनेटेड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड अप्रूव बाय द हेड ऑफ द स्टेट ऑफ काउंसिल. रैट्स की हम बात करेंगे, रैट्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग एफर्ट्स अमॉन्ग मेंबर कंट्रीज टू कॉम्बैट टेररिज्म, सेपरेटिज्म, एक्सट्रीमिज्म. रैट्स इज हेडक्वार्टर इन ताशकंद, उज्बेकिस्तान में. पूछ सकता है आपसे इसका हेडक्वार्टर खराब बोलेंगे, ताशकंद उज्बेकिस्तान में है. It is also permanent body of SCO. The SCO Business Council comprises representatives from the business communities of the all member countries and is responsible for promoting economic cooperation and investment among member countries. The SCO Interbank Consortium की बात करेंगे तो comprises all central bank of all member countries is responsible for promoting financial cooperation among member countries. अब कुछ बात ये है कि देखो यहाँ पे पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना विल अज्यूम एससीओ चेयरमैनशिप फॉर नेक्स्ट टर्म 2025 में वहाँ पे होगा, और यहाँ पे क्विंडाओ चाइना को अपॉइंट किया गया है एससीओ टूरिज्म एंड कल्चर कैपिटल 2024-25 के लिए. 23-24 में कौन था, काशी इंडिया था. ठीक है, चलिए यहाँ तक हम आप खत्म करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट मैथन में. तब तक के लिए अलविदा.